देखो सब लोग नहीं नहीं आने दे, वैसे भी कुछ महीनों के मेहमान हैं, फिर भाग ही जाएंगे। यस, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। देखो आपको 11th में एक चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, याद है, जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ये सब पढ़ के है कि नहीं। अभी हम लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है सॉलिड की, नहीं किसकी, फ्लूइड की, ठीक है ना। पहले के सिलेबस में ये चीज़ 11वीं में थी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो था वो 12th में था, ठीक है ना। लेकिन इस वजह से ना पब्लिक ये सब पढ़ती नहीं थी, बोले 11वीं का टॉपिक है कौन पढ़ेगा। तो आगे टेक्निकल अगर आपने कोई कोर्स कर लिया तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपको अगर आप आगे टेक्निकल कोर्स में अपना करियर बनाते तो काफ़ी काम आए। लाइक इफ़ यू ट्राई टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, उसमें कुछ टॉपिक यहाँ के जो बहुत काम आते, तो सब बेस बच्चे उतना क्लियर नहीं कर पाते। अच्छा किया कि इसको 12वीं में डाल दो ताकि बच्चों को समझ में आए कि ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। थोड़े बहुत ही डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, और जो है वो भी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान। सबसे पहले चैप्टर के नाम पर आते हैं। हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है बेटा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है किसकी, फ्लूइड की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि फ्लूइड किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ अ फ्लूइड, है कि नहीं। तो इन जनरल हम लोग नॉर्मली आम जिंदगी में लिक्विड्स को फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड्स को क्या बोलते हैं बोल, फ्लूइड। जैसे ये पानी है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्लूइड बोलते। आप अगर कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए, डायरिया वगैरह की शिकायत है, तो डॉक्टर्स आपको सजेशंस देते ना, मतलब नीचे एडवाइस लिखते डॉक्टर लोग, देखो तो एडवाइस में ऐसा लिखा रहता है, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ऐसा लिखा रहता है, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना है कि नहीं। सॉलिड खाना नहीं खाना है, फ्लूइड खाना खाना है। यानी आम जिंदगी में हम लोग फ्लूइड किसके लिए यूज़ करते हैं बोल, लिक्विड के लिए ही यूज़ करते हैं, है कि नहीं। आम जिंदगी में हम लोग फ्लूइड लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। हम लोग लिक्विड को फ्लूइड नहीं बोलते, फ्लूइड की कुछ और डेफिनेशन है। फ्लूइड किसको कहा जाता है, फ्लूइड वो स्टेट ऑफ मैटर है विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। फ्लूइड उस चीज़ को कहा जाता है जो क्या कर सके बेटा, फ्लो कर सके। तो देख पानी बह सकता है ना, पानी को अगर आप कहीं फेंकोगे तो बहने लगेगा, तो पानी फ्लो कर सकता है, इसीलिए पानी क्या है बोल, फ्लूइड। यानी जितने भी लिक्विड्स है सब क्या है बोल, फ्लूइड है। इवन जितनी भी गैसेस है, गैस भी क्या करती है बोल, फ्लो करती है ना, तो गैस भी क्या है बेटा, फ्लूइड है। तो जब हम लोग फिज़िक्स में बोलते हैं फ्लूइड, तो फिज़िक्स के अंदर व्हेनेवर वी से फ्लूइड, तो वी डोंट मीन लिक्विड। फिज़िक्स में जब हम लोग फ्लूइड बोलते हैं तो इसका मतलब लिक्विड नहीं होता है। इसमें कौन कौन आता है बोल, लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं और प्लाज्मा भी आता है, प्लाज्मा भी इंक्लूडेड। मैंने आपको बताया था देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो जो लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये 3 स्टेट होते हैं, तीनों फ्लूइड में आते हैं। प्लाज्मा कैसे बनता है मालूम, एक गैस है, उसको आपने और हीट कर दिया, गैस का टेम्परेचर और बढ़ा दिया आपने, उसको इतना हीट कर दिया कि उसके अंदर आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया बोल, मतलब आयन्स बनने लग गए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनने लग गए। तो ऐसे स्टेट को हम लोग फिर गैस नहीं बोलते, फिर वो गैस नहीं कहलाती, क्या कहलाती बोल, प्लाज्मा की, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ से अलग रहती है। समझ रहा है। प्लाज्मा की मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा, वेल्डिंग, तो जब कहीं पे भी वेल्डर वेल्डिंग करता है तो वहाँ से जो चमकदार लाइट निकलती हुई दिखती है ना, दैट इज़ एक्चुअली प्लाज्मा, वो प्लाज्मा है। गैस है, उसको हीट कर दिया गया है तो वो वैसा दिखने लगता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोलो। तो लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये तीनों चीज़ें फ्लो कर सकती है, ये तीनों चीज़ें क्या कर सकती है बोल, फ्लो कर सकती है। इसीलिए हम लोग इन तीनों को क्या बोलते हैं बोल, फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन हम लोग चैप्टर में प्लाज्मा के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग चैप्टर में सिर्फ 2 फ्लूइड के बारे में पढ़ना, कौन कौन से, लिक्विड और गैस। समझ में आ रही चीज़ें। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग फ्लूइड के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जब वो रुका हुआ मतलब रेस्ट पर है। तो अगर एक फ्लूइड रेस्ट पर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जब एक फ्लूइड रेस्ट पर होता है तो हम लोग उसकी 2 प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले। एक है उसका प्रेशर, वो जो कंटेनर पर आसपास में, अब वॉल पर, बॉटम पर जो प्रेशर लगा,
वो पढ़ना है हमको, फ्लूइड का प्रेशर, रुके हुए फ्लूइड का प्रेशर। और दूसरा है सरफेस टेंशन। दूसरा क्या है बेटा? सरफेस टेंशन। तो जब फ्लूइड रुका हुआ होता है तो हम लोगों को उसकी ये दो प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है ना? कौन सी दो प्रॉपर्टी? प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है अच्छे से? और फिर हम लोग पढ़ेंगे जब फ्लूइड मोशन में आ जाता है, बहने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है, तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हम लोग बाकी के आधे चैप्टर में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी आ जाती है उधर पिक्चर में, रेजिस्टेंस टू फ्लो, विस्कोसिटी, ठीक है ना? वहाँ पे पिक्चर में बर्नौलिस थ्योरम आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो वो सब हम लोग चैप्टर के आधे चैप्टर के आखिरी पार्ट में पढ़ेंगे। समझ में अच्छे से? यानी इस पूरे चैप्टर को आप दो पार्ट में पढ़ सकते हो, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। तो जब भी हम लोग फ्लूइड को रेस्ट पर पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते बोल? रुका हुआ, रेस्ट पर पढ़ते हैं, तो फिजिक्स की वो ब्रांच कहलाती है हाइड्रोस्टैटिक। क्या कहलाती है बोल? हाइड्रोस्टैटिक। और जब फ्लूइड मोशन में होता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं तो उसको हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? यानी आपका शुरू का आधा चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक्स के ऊपर है और बाद का आधा चैप्टर हाइड्रोडायनामिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट बुक में फ्लूइड की डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। पेज नंबर 26 पर आओ। फ्लूइड हेडिंग मिली आपको, फ्लूइड मिली बेटा। क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में? देखो, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। ये किसकी डेफिनेशन होगी बेटा? फ्लूइड की डेफिनेशन होगी। सही है, समझा? अब उसके बाद सीधा हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब पूरे चैप्टर में फ्लूइड को पढ़ रहे हैं तो कौन से फ्लूइड को पढ़ेंगे। तो बेटा जो रियल फ्लूइड होते हैं, एक्चुअल जो फ्लूइड होते हैं, जब वो मोशन में आते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनकी स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कैसे हो जाती है बोल? कॉम्प्लिकेटेड। और अभी हम लोग 12वीं में, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग अपने पूरे चैप्टर में जिस फ्लूइड को पढ़ेंगे उसका नाम है आइडियल फ्लूइड। क्या मान के चलेंगे कि हमारा फ्लूइड कैसा है? आइडियल ना। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं किसको सर? व्हाट इज़ एन आइडियल फ्लूइड? तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। आइडियल फ्लूइड क्या रहेगा, आइडियल फ्लूइड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, तो वहीं पे आपको देखो हेडिंग मिलेगी। और जो 1 2 3 4 पॉइंट लिखा है ना, उसके ऊपर लिखा है, देख, एन आइडियल फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मिला? एन आइडियल फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है सब लोग देखेंगे बेटा आइडियल फ्लूइड के अंदर, ठीक है ना? सबसे पहला क्या है, देख, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तुम लोग हैरान नहीं हो रहे हो? फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आती है, एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। बट वाइल वी आर स्टडिंग, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे एक आइडियल फ्लूइड है जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। प्लस अगर वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पूरे बल्क में, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो हर जगह पे उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी क्या रहेगी बोल? सेम। ऐसा नहीं कि कहीं पर वो कंप्रेस हो गया डेंसिटी बढ़ गई, कहीं पर वो कंप्रेस नहीं है डेंसिटी ज़्यादा है कम है, ऐसा नहीं। हर जगह उसकी डेंसिटी क्या रहेगी बेटा? सेम। देखो, आप जैसे ही किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करते हो, ध्यान से समझ, आपने ऐसा समझो किसी को ऐसा दबा दी, कंप्रेस कर दी, तो उसके आयंस उसके पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे। पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे मतलब डेंसिटी बढ़ रही है ना। लेकिन जब कोई फ्लूइड कंप्रेस हो ही नहीं पा रहा है तो डेंसिटी चेंज होगी क्या उसकी? नहीं। तो देखो उधर क्या लिखा हुआ है, आइडियल फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। आगे और क्या लिखा है देख, इट्स डेंसिटी इज़ कांस्टेंट। आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी क्या मान के चलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, आइडियल फ्लूइड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है देखो, इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल। इट्स फ्लो इज़ इररोटेशनल। इसका फ्लो इररोटेशनल होता है। इररोटेशनल का मतलब सर समझो ये एक फ्लूइड है जो ऐसा बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना। लेट्स से दिस इज़ वाटर, तो इसके अंदर क्या रहेगा वो? बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स। तो ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स है। क्या बेटा? ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, कैसा मूव कर रहे हैं बोल? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इररोटेशनल फ्लो। इसको क्या कहते हैं बोल? इररोटेशनल फ्लो। लेकिन अगर फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा रोटेट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं बोल? रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को रोटेशनल फ्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रोटेशनल फ्लो। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बाल्टी में पानी था, उसमें आपने ऐसा हाथ डाले और ऐसा ऐसा घुमा दी और घुमा के अपना हाथ निकाल लिया, क्या होगा वहाँ पर? पानी ऐसा गोल गोल वॉल करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो उस वक्त उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बोल? रोटेशनल फ्लो कर रहे हैं। वो फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो बोलेंगे बोल? रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। लेकिन एक आइडियल फ्लूइड हम लोग किसको मान के चलते हैं?
जिसके मॉलिक्यूल्स रोटेशनल फ्लो नहीं करेंगे, मतलब उसका फ्लो कैसा रहेगा बोल, इररोटेशनल, स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। वहाँ पे ऐसा वर्लिंग वगैरह होगा क्या बोल, नहीं होगा। ऐसा गोल गोल कुछ ऐसा तूफान विफान आएगा क्या, नहीं। यानी कि फ्लो स्मूथ रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए बोल, स्मूथ, ऐसा सीधा सीधा एक फ्लो जा रहा है स्मूथली। तो देख इररोटेशनल के बाद आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, दैट इज इट्स फ्लो इज स्मूथ, देयर आर नो टर्बुलेंस इन दी फ्लो। बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा है, उसमें टर्बुलेंस वगैरह आया क्या, टर्बुलेंस समझते हैं ना, ऐसा आतंक एकदम कयामत जैसा, ऐसा उसमें टर्बुलेंस वगैरह नहीं आया, एकदम स्मूथली वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इज इट वेरी मच क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या था, आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल, ताकि हर पॉइंट पर उसकी डेंसिटी क्या हो, सेम। दूसरा पॉइंट क्या था, आइडियल फ्लूइड का फ्लो कैसा होता है, इररोटेशन, ताकि उसका फ्लो कैसा हो बोल, स्मूथ हो, बीच में कहीं भी उसके अंदर टर्बुलेंस ना हो। समझ में आ रहा है अच्छे से। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है देख, इट इज़ नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड उसको माना जाता है जो नॉन विस्कस हो। कैसा हो बोल, नॉन विस्कस हो। अब ये नॉन विस्कस किसको कहते हैं, तो नॉन विस्कस को समझने के लिए आपको विस्कोसिटी समझनी, क्या समझनी पड़ेगी बोल। अब ये विस्कोसिटी जो है ना, ये हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट, मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जो हमारे चैप्टर में आगे आने वाला है। तो आगे हम लोग विस्कोसिटी को अच्छे से पढ़ने वाले। इसके ऊपर एक लॉ भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, न्यूटन चीचा का दिया हुआ, उन्होंने खाली ग्रेविटी नहीं निकाल के गए थे, बहुत सारे काम करके गए, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी के ऊपर उन्होंने एक लॉ भी दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो लॉ पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी। विस्कोसिटी अपने को बहुत डिटेल में दिया है। अभी एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, एकदम आसान लैंग्वेज में विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, तो एक सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे तो विस्कोसिटी इज़ रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या बेटा, रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी फ्लूइड को बहने में जितना रेजिस्टेंस फील हो रहा है, अपोजिशन फील हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, विस्कोसिटी। जैसे मिसाल के तौर पर एक ही सरफेस पे आपने एक गिलास पानी फेंक दिया और एक गिलास शहद को फेंक दिया, हनी, फ्लो दोनों करेंगे। आपको क्या लगता है दोनों एक ही जैसा फ्लो करेंगे? आसानी से कौन फ्लो करेगा? पानी। मतलब उसको बहने में रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा, यानी उसकी विस्कोसिटी कम, बहुत कम। शहद, उसको बहने में थोड़ा मुश्किल होगा, यानी उसको फ्लो में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके फ्लो में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोल, विस्कोसिटी हाई है। पानी की विस्कोसिटी कैसी बेटा? हाई है। तो देख, पानी भी फ्लूइड है, शहद भी फ्लूइड है, ऑयल भी फ्लूइड है। इवन हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो टूथपेस्ट, उसको सॉलिड मत बोलना, दैट इज़ नॉट सॉलिड। सॉलिड का शेप डेफिनाइट होता है, उसको ऐसा दबाओ, उसका शेप देखो क्या होता है। टूथपेस्ट भी क्या है बोल, फ्लूइड है। लेकिन आपको क्या लगता है सबकी विस्कोसिटी एक जैसी है? नहीं। टूथपेस्ट की विस्कोसिटी कितनी हाई है कि नहीं? उसको ऐसा गिरा दो, ऐसा टेबल टेढ़ा कर दो, तो भी वो फ्लो नहीं करेगा आसानी से, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत है। पर हम लोग आइडियल फ्लूइड किसको मान के चलते हैं, जो कैसा हो, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो रहे ना, उसके पास विस्कोसिटी, वो एकदम आसानी से फ्लो कर ले, ज़ीरो रेजिस्टेंस टू द फ्लो। अब जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। इसीलिए तो हम लोग इस फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं? आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड हम लोग किसको मान के चलते हैं, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो बेटा? ज़ीरो। वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसको फ्लो करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। देखो उधर क्या लिखा है, इट इज़ नॉन विस्कस, दैट इज़ देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन दी फ्लो। फ्लूइड को बहने में अंदर कोई फ्रिक्शन फील नहीं हो। ये बात याद रखो। हाँ, सॉलिड्स के केस में जो काम फ्रिक्शन करता है, फ्लूइड्स के केस में वही काम विस्कोसिटी करता है, ऐसा याद रखो इसको। विस्कोसिटी इज़ फ्रिक्शन इन फ्लूइड, समझे? सॉलिड में फ्रिक्शन पड़े थे ना, दो चीज़ कॉन्टैक्ट में है, जब उसको मूव कराना चाहोगे तो दोनों क्या फेस करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फेस करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, याद है? रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा है कि नहीं? तो सॉलिड के केस में जो काम फ्रिक्शन करता है, सेम वही काम, डिक्टो सेम। अभी जब आगे चैप्टर में हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझेंगे। सॉलिड के केस में जो काम फ्रिक्शन करता है, सेम वही काम फ्लूइड के केस में कौन करता है बेटा? बोल, विस्कोसिटी। बस उसका नाम अलग है, फॉर्मूला अलग है, लॉज अलग है। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहे हो? ठीक है ना। तो वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं फील हो रहा है, फ्लूइड जो है वो बड़ी आसानी से फ्लो कर ले रहा है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, ठीक है ना। दैट इज़ अ फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, इट्स फ्लो इज़ स्टेडी। कैसा फ्लो है बेटा उसका? स्टेडी। स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं? लाइक ये फ्लूइड है, ये इसके मॉलिक्यूल्स है,
अब अगर सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, कैसे फ्लो कर रहे बोल, अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो उसको स्टेडी फ्लो नहीं कहा जाता, वो फ्लो स्टेडी नहीं कहलाता। स्टेडी फ्लो कब बोलेंगे, जब सारे मॉलिक्यूल्स के फ्लो करने की वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते बोल, स्टेडी। और एक बार वेलोसिटी बदल जाती है तब वो फ्लो स्टेडी नहीं रहता, वो टर्ब्यूलेंट फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है बोल, ये सारी चीज़ें हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले, क्योंकि देख इसमें फ्लो हो रहा है ना, अब मोशन में आ गया मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप कभी बीएमसी का नल देखे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में, वो लाल वाला जो नल रहता है, लाल वाला वो रेड नल रहता है ना, उसको हल्का सा जब खोलेंगे तो पानी बहुत प्यार से आता है, बहुत प्यार से आता है, स्टेडी फ्लो होता है। लेकिन जब ज़्यादा खोलते तो अच्छा करके पानी आता है एकदम से, जिधर गिरना है उसको छोड़ के बाकी सब जगह गिरता है। ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते बोल, उसमें किसी मॉलिक्यूल के पास ये डायरेक्शन की वेलोसिटी, किसी के पास इधर, किसी के पास इधर, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग है। पर जब तक वो चुपचाप फ्लो कर रहा था, जैसे मॉल में पानी आता है, देख मॉल के नल के नीचे ऐसे हाथ डालो, कैसा ऐसा कॉलम में पानी आता है, एकदम अलिफ में, एकदम सीधा सीधा। कैसा फ्लो है वो बोल, कैसा फ्लो है वो, स्टेडी फ्लो है। उसमें हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैसी बेटा, सेम। देखो क्या लिखा है स्टेडी फ्लो के बारे में, इट्स फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम आप किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी देख लो, आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टेडी। तो ये चार बातें आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है बेटा। पहला, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा, बोलो, दूसरा उसका फ्लो इररोटेशनल होना चाहिए, ताकि फ्लो स्मूथ रहे, टर्बुलेंस ना उसके अंदर, ठीक है ना। तीसरा, नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कोसिटी ज़ीरो, उसको फ्लो करने में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और चौथा, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा किसकी, आइडियल फ्लूइड की। अब हम लोग ये सारे अजम्पशंस मान के क्यों चल रहे हैं, वाई आर वी अज्यूमिंग ऑल दीज थिंग, बिकॉज अगर हम लोग किसी फ्लूइड के लिए ये सारे अजम्पशंस मान के चले, इन सारी चीज़ों को मान के चले, तो उसको स्टडी करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर वो फ्लूइड विस्कस है, नॉन विस्कस नहीं, विस्कस है, उसमें विस्कोसिटी है, उसमें टर्बुलेंस है, इरोटेशनल फ्लो हो रहा है, या स्टेडी नहीं है, वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, कंप्रेसिबल है, हर पॉइंट पे डेंसिटी चेंज हो रही है, तो उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको फार्मूला निकालते वक्त डेंसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, विस्कोसिटी का, फ्रिक्शन का, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो स्टडी थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा, कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए अभी फ़िलहाल हम लोग फ्लूइड को पढ़ते वक्त ये सारे अजम्पशंस मान के चलें कि वो एक आइडियल फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है बोल, आइडियल फ्लूइड। अभी आपका KTOG भी चालू हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें भी आप कौन सी गैसेस पढ़ते हो, आइडियल गैस पढ़ते हो। व्हाई डोंट यू स्टडी रियल गैसेस, रियल गैसेस को क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे ही नहीं कभी, अगर आगे आपने फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स लिए ग्रेजुएशन में, देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग रियल गैसेस। हम लोगों को इंजीनियरिंग में जब थर्मोडायनेमिक्स आया था, मैंने बताया था हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर नहीं था, पूरा सब्जेक्ट था, वो भी 2-3 सेमेस्टर तक आया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सोचो। तो उसमें हम लोगों ने रियल गैसेस को स्टडी किया था, समझ रहे? तो आगे आप लोग अगर पढ़ोगे तो रियल गैसेस को पढ़ो। अभी पढ़ते हो क्या, नहीं, बिकॉज द स्टडी बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग चीज़ों को आसान रखने के लिए कुछ चीज़ें अज्यूम करके आइडियल गैसेस को पढ़ते हैं, रियल गैसेस को। तो उसी तरह हम लोग अपने डेरिवेशंस को आसान रखने के लिए कुछ चीज़ों को अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, स्टेडी फ्लो है, इरोटेशनल फ्लो है, ताकि हमारी स्टडी थोड़ी सी क्या हो सके बेटा, आसान। हम लोग सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स को पढ़ रहे हैं। इज़ इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। अब इन जनरल किसी भी फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, स्पेशली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, अगर हम लोग उसके ऊपर क्या अप्लाई करें बेटा, फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें। डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आता है ना? फोर्स 2 टाइप का होता है। एक फोर्स होता है जिसका मकसद होता है ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना, और एक फोर्स होता है जिसका मकसद होता है ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को चेंज करना। क्या करना बेटा, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को चेंज करना। समझो एक बॉक्स रखा हुआ है, ऐसा एक बॉक्स रखा है, मैंने उसका ऐसा फोर्स लगाया, ऐसा धक्का दिया, मेरा क्या मकसद है, ये बॉक्स आगे जाए, है कि नहीं? लेकिन इसी बॉक्स को मैंने दोनों साइड से रख के दबाना शुरू किया, फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मकसद मोशन है क्या, नहीं। हियर आई वांट टू कंप्रेस द बॉक्स, मैं उसका डायमेंशन, शेप चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, डिफॉर्मिंग। नाम में देख, नाम में ही नोटिस कर, डी फॉर्म, फॉर्म मतलब शेप, और डी मतलब चेंज करना, हटाना, बदलना।
डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसका मकसद होता है शेप चेंज करना। तो देखो सॉलिड के अंदर एक बहुत ख़ास बात होती है, सॉलिड के अंदर एक बहुत ख़ास बात होती है, आप उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे ना तो वो उसको अपोज करता है, फ़ौरन डिफॉर्म नहीं हो जाता है। वो क्या करता है बोल, इसको अपोज करता है। जितना ज़्यादा अपोज करेगा वो उतना ज़्यादा रिजिड सॉलिड रहेगा, है कि नहीं। रिजिड किसको बोलते हैं, रिजिडिटी याद है। रिजिड मटेरियल किसको बोलते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करती है, उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स का कुछ असर ही नहीं पड़ता है। एक पत्थर रखो अपने सामने और उसको दोनों साइड से दबाओ, कुछ फ़ायदे का है। आप कितना भी फोर्स लगाओ वो पत्थर उस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि वो कैसा मटेरियल है, रिजिड मटेरियल। कैसा मटेरियल बोल, रिजिड मटेरियल। तो सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं बोल, अपोज करते हैं। बट फ्लूइड्स के पास ये प्रॉपर्टी है क्या, आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ वो फटाक से डिफॉर्म हो जाएगा, अपना शेप क्या कर लेगा, वो चेंज करेगा। क्यों सर हम लोग फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हम लोग फ्लूइड को दो पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। तो जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है उसमें हम लोगों को दो प्रॉपर्टी स्टडी करना है, प्रेशर और सरफेस टेंशन। दोनों ही प्रॉपर्टी फोर्स पर डिपेंड करती है, प्रेशर भी फोर्स पर डिपेंड करता है और सरफेस टेंशन भी फोर्स, इसलिए हम लोग शुरुआत ही फोर्स से कर रहे हैं। तो जब किसी भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करा जाता है तो कैसा बिहेव करता है, इस चीज़ को समझाने के लिए आपको पेज नंबर 27 पर एक पॉइंट दिया, देख प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। पहले था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, अब क्या बोल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड। जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो किसी भी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसा बिहेव करता है वो दिया हुआ है आपको। पहला क्या देख, पहला क्या है, दे डू नॉट अपोज, सॉलिड की तरह नहीं होते फ्लूइड। सॉलिड डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, बट फ्लूइड अपोज नहीं करते। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मिंग फोर्स या डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। आप उस पर फोर्स लगाओ उसका शेप चेंज, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। आगे देखेंगे बेटा सेकेंड वन, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। तो ये तो डेफिनेशन ही है, फ्लूइड बोलते ही उसको है जो फ्लो कर सके, तो भी कोई बताने वाली बात है क्या। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स में होती है क्या, बोलो नहीं। अगर एक बॉल है उसको आप बॉक्स के अंदर डालो तो बॉल बॉक्स को देख के खुद भी बॉक्स का शेप ले लेगी क्या, उसका शेप फिक्स है। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, पर फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगी। ये पानी देख, अभी इस बॉटल में कौन से शेप का, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, क्यों, क्योंकि कंटेनर का शेप सिलेंड्रिकल है। इसको बॉक्स में डालोगे तो किसका शेप ले लेगा, बॉक्स का ले लेगा। तो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है, दे टेक दी शेप ऑफ देयर कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है ये उनका शेप ले लेते हैं। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये आइडियल फ्लूइड की नहीं है, ये सारे फ्लूइड्स की, हर फ्लूइड की है। वो डिफॉर्मेशन फोर्स को अपोज नहीं करती है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, है कि नहीं। उनके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, फ्लो कर सके, और उनका शेप फिक्स नहीं होता है। आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका क्या ले लेगा बेटा, शेप ले लेगा। एकदम अच्छे से समझा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग, सी फ्लूइड एट, देखो फ्लूइड एट रेस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया ना हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। तो पहले आपको क्या दे रहा है, देख फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे हो क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक। तो सब लोग हाइड्रोस्टैटिक का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को तब पढ़ती है जब वो फ्लूइड रेस्ट पर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोस्टैटिक। अब आधा चैप्टर आपका हाइड्रोस्टैटिक के ऊपर है। व्हेन यू कम टू पेज नंबर, जब आप पेज नंबर 44 पे आओगे तो आपको उधर हेडिंग मिलेगी, देख फ्लूइड इन मोशन मिला। पेज नंबर 44 पे यू विल गेट दी हेडिंग फ्लूइड इन मोशन। यानी यहाँ से पूरा आगे का आधा चैप्टर किसके ऊपर है, हाइड्रोडायनेमिक्स के ऊपर। किसके ऊपर है बोल, हाइड्रोडायनेमिक्स। समझ आ रहा है। तो ये पूरा चैप्टर हाइड्रोडायनेमिक्स में, उसको पढ़ते वक्त हम लोग अलग चीज़ें मानकर चलेंगे, लेकिन शुरुआत का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरा किसके ऊपर है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक, रुके हुए फ्लूइड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक में हम लोगों को फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी पढ़ना है। कौन सी दो प्रॉपर्टी, प्रेशर और सरफेस टेंशन। तो पहले देखो उधर प्रेशर हेडिंग दिए, प्रेशर पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप का प्रेशर फ्लूइड के लिए नापा जाता है, वो सारे टाइप के प्रेशर्स को समझ के लेंगे, उनको नापने के लिए क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह तो वो देखेंगे। और फ्लूइड के प्रेशर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। क्या नाम है बोल, पास्कल्स। तो पास्कल्स लॉ क्या है वो देखेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे।
तो आज हम लोग को पूरा प्रेशर ही पढ़ना है, आज पूरा लेक्चर अपना प्रेशर के ऊपर है। एंड देन विल मूव ऑन टू सरफेस टेंशन, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स है। इवन मैं आपको बताऊँ 2020 से पहले जो सिलेबस था उसमें सरफेस टेंशन 12वीं में अलग से एक चैप्टर था, सरफेस टेंशन ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा चैप्टर था कम वेटेज का, तो उसने इसी में क्लब कर दिया उसको, क्योंकि वो भी फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसी में क्लब कर दिया उसने। तो आज हमको पूरा प्रेशर के बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट अबाउट सरफेस टेंशन। समझ में अच्छे से? तो देखो सेकेंड हेडिंग आपको क्या मिलेगी बेटा, प्रेशर। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता मुझे आपको प्रेशर के बारे में बताने की ज़रूरत है। प्रेशर क्या होता है आप सब जानते हो, है ना भाई। कोई भी चीज़ जब किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाती है तो इसका मतलब वो उस सरफेस पर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। अब प्रेशर को निकालने का तरीका क्या होता है, जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको डिवाइड कर दो एरिया से। लाइक समझिए इतना एरिया है, इसके ऊपर मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैंने कितना प्रेशर लगाया मुझे पता करना है। मैं क्या करूँगा, मेरे ज़रिए अप्लाई किया गया फोर्स उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, एरिया। तो सेम काम फ्लूइड के लिए भी है। फ्लूइड के लिए कोई नया डेफिनेशन आ जाएगा क्या, फ्लूइड के लिए कोई नया फॉर्मूला आ जाएगा क्या, बोलो नहीं। हाँ बोल, क्या हो पढ़ के आइए तो बोल दे, वरना चली जाए। ठीक है बोल, जाने बोल, कल का लेक्चर अनाउंस होएगा उस पर आ जाना। चल बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। समझो एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड भी क्या कर रहा है, देख कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या कर रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है। बॉटम पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो जब भी किसी दिए गए एरिया पे फोर्स लगेगा तो अपने आप उधर पिक्चर में क्या आएगा, प्रेशर। यानी ये फ्लूइड अपने कंटेनर की वॉल पर, बॉटम पर, इन सारी जगहों पर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, प्रेशर अप्लाई। तो कहीं भी अगर फ्लूइड है तो वहाँ प्रेशर अपने आप आएगा। यहाँ तक कि आप अभी एक फ्लूइड के अंदर बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग इनसाइड अ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, एयर बोलो रे, गैस मत बोलो, एयर, हवा। हवा भी क्या है, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, पढ़े ना बचपन में, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा गैसों का अमीज़ा होता है। लोअर स्टैंडर्ड्स में है तुम लोग को ये। तो अभी भी आप किस में बैठे हुए हो, एक फ्लूइड के अंदर बैठे हुए। तो ये फ्लूइड आपकी बॉडी पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है बोल, प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहाँ कहीं भी फ्लूइड है ना बेटा, वहाँ पर क्या लगेगा बोल, प्रेशर लगेगा। तो अभी उसी प्रेशर के बारे में हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रेशर का डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन दिया, कुछ अलग नहीं, सेम डेफिनेशन दिया। देखो क्या दिया हुआ है प्रेशर का डेफिनेशन, पेज नंबर 27 पे आपको प्रेशर हेडिंग मिली बेटा, ठीक है ना। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 तीसरी लाइन, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। मिल गया सबको। तो एक फ्लूइड किसी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, नॉर्मल फोर्स क्यों लिखा है रे, नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ऐसा फोर्स नहीं लगना चाहिए, इसके ज़रिए आप प्रेशर नहीं निकाल सकते हो। फोर्स कैसा लगना चाहिए बोल, 90 डिग्री। तो अगर सर कहीं पर ऐसा लग रहा होगा तो क्या करोगे बोल, इसको रिजॉल्व करोगे 2 पार्ट में। ये वाला फोर्स कुछ तो और कर रहा होगा, ये प्रेशर लगा रहा होगा, ये कुछ तो और कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा छोड़ो, देखते बाद में, अभी कहीं पे आएगा तो मैं, है 1-2 केस है ऐसे, मैं बताऊँगा। ये फोर्स कुछ और कर रहा होगा, प्रेशर कौन लगा रहा होगा, ये। प्रेशर हमेशा वो फोर्स लगाता है जो एरिया को कैसे एक्ट कर रहा हो, 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर पर। तो आपको क्या डेफिनेशन दी बेटा, फ्लूइड के ज़रिए किसी भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पर जो नॉर्मल फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया, उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा बोल, प्रेशर मिलेगा। तो डेफिनेशन सबने अंडरलाइन कर लिए बेटा, डेफिनेशन सबने अंडरलाइन कर लिए। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फोर्स अप्लाइड नॉर्मली डिवाइडेड बाय एरिया, दिस इज़ द फॉर्मूला। बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट बोलो, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या है बेटा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है बोल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पे आपने प्रेशर ऐसा पढ़ा, P = 5 पास्कल, मतलब ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। इसकी अदर यूनिट्स भी है, और कुछ यूनिट्स भी है इसकी, जैसे सबसे फेमस यूनिट बार। आपको पता होना चाहिए 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, यानी 1,00,000 पास्कल्स के जितना प्रेशर मिलता है तो उसको 1 बार कहते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक यूनिट,
इसके अलावा टॉर, TORR, टॉर TORR, ये भी फ्लूइड का प्रेशर नापने का एक यूनिट है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर याद है, किस में नापते हो ब्लड प्रेशर को? mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ब्लड प्रेशर इसी में नापा जाता है ना। ये सब किसकी यूनिट है? बोल, किसकी यूनिट है? प्रेशर्स की। तो आगे चैप्टर में हम लोग को ये सब यूनिट दिखेगा। जब जो यूनिट आएगा मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे यूज़ करें। समझ में आ रहा अच्छे से? अब जब इतना सब कुछ कर ही लिए हैं तो डायमेंशन भी निकाल ही लेते हैं। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? सी फॉर्मूला क्या बेटा इसका? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यानी kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 1/मीटर स्क्वायर। मीटर से स्क्वायर कैंसल। व्हाट इज द डायमेंशन? kg है ना, m1, मीटर भी है l, अपॉन के नीचे है -1, सेकेंड भी है t, अपॉन के नीचे -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। एक है बेटा प्रेशर का डायमेंशन। आपको बस एक बात याद रखना है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है बेटा, प्रेशर भले से फोर्स की वजह से आता है, ध्यान से समझो। प्रेशर भले से फोर्स की वजह से आता है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि कहीं पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा प्रेशर भी लग रहा हो। ये हमको एक मिसकंसेप्शन रहता है कि कहीं पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा प्रेशर भी होगा, या कहीं पर कम फोर्स लग रहा है तो कम प्रेशर भी होगा। इसका ये मतलब होता है क्या? नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आगे हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, क्या है बोल? एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। उसमें हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बेटा? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये बड़े बड़े गैराज वगैरह में यूज़ होती है। इसमें क्या क्या रहता है ना, एक साइड के ऊपर बड़ी सी ऐसा प्लेट रहती है, उसके ऊपर पूरी कार को खड़ी कर देते हैं, और दूसरी साइड एक पिस्टन रहता है, उसको आप ऐसा हाथ से प्रेस करोगे ना, वो कार उस प्लेट के साथ ऊपर आएगी। हल्क बन गए हम लोग। सोचो हम लोग कम फोर्स लगा रहे हैं, पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आप कम फोर्स लगा रहे तो प्रेशर भी कम लगे। कैसे हो जाता है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल और देता हूँ। छुरी है, छुरी, उससे ज़रा भी फोर्स लगा के अपना हाथ काटोगे तो कटेगा। उतना फोर्स काफ़ी है आपके हाथ को काटने के लिए। लेकिन उसी की जगह पर आप कोई उसी साइज़ की, उसी शेप की लकड़ी ले लो, उससे काटो, कटेगा क्या आपका हाथ? चल लकड़ी मत ले, चल छुरी स्टील की बनी हुई ना, स्टील ही ले ले। स्टील की एक प्लेट ले ले इतनी बड़ी, मतलब आपकी वो स्टील वाली जो वो रहती है ना स्केल, वो ले ले, और सेम उतना ही फोर्स लगा जितना छुरी से लगा रहे थे। कटेगी क्या आपकी स्किन? फोर्स तो इक्वल लगा रहे हो ना, मटेरियल भी सेम है। तो छुरी ने आपका हाथ काट दिया, स्केल आपका हाथ नहीं काट पा रही है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? फोर्स तो दोनों जगह इक्वल लगा रहे हो ना। असल में हो ये रहा है, सेम उतने ही फोर्स में स्केल से कम प्रेशर लग रहा है और छुरी से ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों? तो आप फार्मूला को देखोगे तो आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। प्रेशर सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया पर भी डिपेंड करता है। फोर्स भले से सेम हो, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम रहे, और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जैसे छुरी की अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया, छुरी की एक साइड से आप काटते हो ना, दूसरी वाली साइड से काट के दिखाओ, कटेगा क्या? क्यों? सर वो साइड धार नहीं है। व्हाट इज दिस धार? ये धार क्या होती है? व्हाट इज दिस धार? धार किसको बोलते हैं? क्या करते हैं हम लोग? छुरी की एक साइड को, वो ग्राइंडिंग व्हील रहती है ना, उसके ऊपर घिस घिस के उसका सरफेस एरिया कम करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, देयर इज फिजिक्स बिहाइंड इट। हम लोग उसको एकदम पतला कर दे रहे हैं ताकि उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जब छुरी को आप ऐसा सामने वाली चीज़ पे रख रहे हो तो ये जो सरफेस है यही कांटेक्ट में आ रहा है ना, कि पूरी अक्की छुरी कांटेक्ट में आ रही है। क्या कांटेक्ट में आ रहा है? जब आप काटने के लिए ऐसा सरफेस को रख रहे हो तो ये जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील पे इसको रगड़ रगड़ के एकदम पतला कर देते हैं। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम, तो कम फोर्स में भी प्रेशर ज़्यादा। तो हल्का भी आपने फोर्स लगाया तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ऐसा खट से काट देगा उसको। इसीलिए तो जो छुरी जितनी ज़्यादा धार रहती है, कम से कम फोर्स में भी वो अपना काम कर देती है, प्रेशर हाई लगा देती है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना कम है। दूसरे साइड से आप क्यों नहीं काट पा रहे हो? उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना कम नहीं है, ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम। और अगर आपको फिर भी काटना है तो फोर्स ज़्यादा लगाओ, फिर तब प्रेशर ज़्यादा लगे। खिल्ला देखो, खिल्ला नेल, कभी सोचिए उसकी नोक नोकीली क्यों होती है, चपटी क्यों नहीं रहती? चपटी क्यों नहीं रहती? तो कुछ कुछ खिल्ले आते हैं डिफ़ॉल्टी, उसमें पूरा ऐसा
पूरी ऐसी प्लेट लगी हुई रहती है, मतलब वो बनता ही नहीं बराबर, नोक नहीं रहती उसमें बराबर। तो खिल्ला रख के दीवार पे ठोकने की कोशिश करो, खिल्ला टेढ़ा हो जाएगा पर वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों ऐसा होता है? खिल्ले की नोक की क्यों रखते हैं हम लोग? नोकी क्यों रखते हैं उसको? जब हम लोग नोकीला बना देते तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट खाली वो टिप है उसकी, टिप कितना सा है उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इतना कम है तो प्रेशर बहुत हाई रहेगा। तो आप उसको रख के थोड़ा भी फोर्स दोगे ना तो वो इतना प्रेशर लगाएगा कि दीवार के अंदर घुस जाए। समझ में आ रहा अच्छे से? तो दिस इज़ दी फंडा बिहाइंड दिस। प्रेशर खाली फोर्स पर डिपेंड करता है क्या? बोल और किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जब फोर्स लगाया जा रहा है तो कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है। एरिया जितना ज़्यादा रहेगा प्रेशर उतना कम रहेगा, और एरिया जितना कम रहेगा प्रेशर उतना, उल्टा है ना, ऊपर नीचे आ रहे हैं ना ये लोग, इनवर्स रिलेशन है। मोर द एरिया लेस विल बी द प्रेशर, लेस द एरिया मोर विल बी द प्रेशर। सबको एकदम अच्छे से समझा? ये बात समझ में आई बेटा? तो ये तो अब तक हम लोगों ने खाली प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन वगैरह देखी। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी जो मैं समझा ना, ये आपको क्वेश्चन भी दिया, देख वहाँ पे पेज नंबर 27 पे कैन यू टेल करके एक बॉक्स है, देख क्या लिखा है उसमें। व्हाई डज अ नाइफ हैव अ शार्प एज एंड अ नीडल हैज़ अ शार्प टिप। एक छुरी का जो किनारा होता है उसको हम लोग शार्प क्यों करते हैं, धार क्यों रखते हैं, और जो नीडल होता है खिल्ला, उसकी नोक शार्प क्यों होती है, टिप जो होती है उसके ऐसा नोकीली क्यों होती है? रीज़न समझा उसके पीछे का? नाइफ के एज को शार्प करने की वजह से या नीडल की टिप को शार्प करने की वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से कम फोर्स पे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। नाइफ इजीली कट कर पाएगी और नीडल इजीली वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, कम फोर्स में भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। अगर आप उसको शार्प नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सबको एकदम अच्छे से समझ में आया बेटा? इज़ इट वेरी मच क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आएंगे सब लोग। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग क्या दी, देख, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम मिला, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो अभी ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? बोल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसको गॉज प्रेशर भी कहा जाता है। अभी सब धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। सर ये लिक्विड कॉलम क्या होता है? ये देखिए पानी है, ये इस कॉलम के अंदर भरा हुआ है, तो ये पानी किसकी तरह काम कर रहा है? लिक्विड कॉलम की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है? बोल, लिक्विड कॉलम की तरह। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो पूरा पानी है, ये इस बॉटल की ये वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। क्या बोलेंगे? बोल, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये टॉपिक ध्यान से सुनना, ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा। केमिस्ट्री में जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर करके एक टॉपिक है। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर नापने के लिए ये टॉपिक काम आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए अपने को एक डेरिवेशन है, उसमें ये टॉपिक काम आएगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो एक पानी भरा हुआ है कहीं पे, समझ, ऐसा लिक्विड भरा हुआ है किसी चीज़ में, वो नीचे कितना प्रेशर लगा रहा है वो आपको नापना है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब ज़रा मेरे को एक बात बताना, इस पॉइंट के ऊपर समझिए पानी कुछ प्रेशर लगा रहा है, और यहाँ पर बीच में अंदर समझो, इसके जस्ट ऊपर, ये वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर बीच में यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है। दोनों जगह क्या सेम प्रेशर लग रहा होगा? कहाँ पर ज़्यादा लग रहा होगा? बॉटम पे, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड कॉलम ज़्यादा है, और यहाँ पर कम लग रहा हो क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड कॉलम कम। यानी आप डेरिवेशन करने से पहले ही लॉजिक के ज़रिए ये चीज़ बता सकते हो कि लिक्विड कॉलम का हाइट जितना ज़्यादा रहता है वो प्रेशर उतना ज़्यादा रहता है, और लिक्विड कॉलम का हाइट जितना कम रहता है वो प्रेशर उतना कम लगा। समझ अच्छे से? जैसे मिसाल के तौर पर आप पानी में, समंदर के अंदर जितना नीचे जाओगे, समंदर आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। पता है ना आपको? हम लोग समंदर के अंदर जितना नीचे जाते हैं हमारी बॉडी पर उतना ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है। इसलिए समंदर के अंदर नीचे जाने की एक हद है, उसके नीचे कोई नहीं जा सकता, कितना भी प्रोफेशनल डाइवर क्यों ना हो, क्योंकि उसकी बॉडी पे इतना प्रेशर लगेगा कि उसकी बॉडी इम्प्लोड हो जाएगी। एक्सप्लोड नहीं होगी, फटेगी नहीं, इम्प्लोड हो जाएगी, पिचक जाएगी। जैसा वो सबमरीन पिचकी थी, वो जो टाइटैनिक को देखने गई थी, ओशन गेट, न्यूज़ आई थी ना बीच में, ओशन गेट में 5 लोग मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करके टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे जो नीचे। अब वो समंदर में इतना नीचे गए, कहीं पर लीकेज हुआ, प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया, समंदर के प्रेशर ने उसको ऐसा पिचका दिया अंदर से, ऐसा एक्सप्लोड नहीं हुई थी वो सबमरीन एक्सप्लोड नहीं हुई थी। आप न्यूज़ देखना, उसमें एक्सप्लोजन नहीं लिखा हुआ था, इम्प्लोजन लिखा हुआ था। इम्प्लोड हुई थी वो सबमरीन, अंदर की तरफ पिचक गई थी, और ऐसा पिचकी थी कि उनकी हड्डियाँ भी नहीं मिली थी।
हड्डियाँ बोन्स तक नहीं मिली थी उनकी, बॉडी के रिमेन्स तक नहीं मिले थे, ऐसा पिचकी थी। सेकंड्स के अंदर उनकी बॉडी के छींतड़े उड़ गए, इतने बारीक बारीक कि दिख भी नहीं रहे थे कहाँ गए। समझ रहे, पानी का इतना प्रेशर, क्योंकि उन लोग थोड़ा बहुत नीचे नहीं थे, 30-40 हज़ार फीट नीचे थे उन लोग, पानी 30-40 हज़ार फीट नीचे, इतना नीचे थे। तो आप पानी में जितना नीचे जाते हो आपकी बॉडी के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। पता क्यों? क्योंकि लिक्विड कॉलम का हाइट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितनी हाइट बढ़ेगी आपके ऊपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सबको एकदम अच्छी समझ में आ रहा है? तो किसी भी लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है किस पर डिपेंड करता है बोल? हाइट पर। तो अगर मुझे सर हाइट दी हुई है, अब मुझसे कोई पूछ रहा है चल बता कितना प्रेशर लग रहा हो, तो मैं कैसे निकालूँ? उसी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जाए कि लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैसा निकालते। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ कंटेनर, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा बोल? एक फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक इमेजिनरी सिलेंडर। कैसा सिलेंडर? रियल सिलेंडर नहीं, ऐसा उसके अंदर सिलेंडर नहीं डाले हम लोगों ने, एक इमेजिनरी सिलेंडर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज दैट इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है बेटा, इमेजिनरी सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड आ रहा है, इस सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड आ रहा है, ये दिख रहा है सबको? इस सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड आ रहा है वही लिक्विड इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा होगा बोल? प्रेशर लगा रहा हो। क्या कर रहा होगा बोल? प्रेशर लगा रहा हो। अब मुझे बताना बिना फोर्स के प्रेशर पॉसिबल है क्या? बोलो, बिना फोर्स के प्रेशर पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ से आ रही? यहाँ पे फोर्स कहाँ से है? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इतना जो पानी आपको दिख रहा है इसके अंदर भरा हुआ, इसका वेट फोर्स नहीं रहेगा क्या? मास है ना उसका, और मास है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई। कौन सा फोर्स? वेट फोर्स। क्या फॉर्मूला था वेट फोर्स का? mg। तो mg जितना फोर्स लग रहा है ना इस पॉइंट पे, और वही फोर्स यहाँ पर क्या कॉज कर रहा है बोल? प्रेशर। ठीक है ना? तो मुझे ये प्रेशर निकालना है। कंसीडर अ फ्लूइड filled inside a container। एक फ्लूइड फील्ड है कंटेनर के अंदर। लेट देर इज एन इमेजिनरी सिलेंडर एज शोन इन फिगर, या इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ बॉटम ए। ये बॉटम का एरिया कितना है बोल? ए, एंड हाइट h। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है बोल? h। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा? h। ठीक है ना? टू कैलकुलेट प्रेशर exerted by liquid column inside this cylinder at the bottom। इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है वो बॉटम पे जितना प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर को हम लोग नापने जा रहे हैं। उसी प्रेशर को हम लोग क्या करें बेटा? नापने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? बोलो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बोल? फोर्स बाय एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। अब इसमें कैसे तो भी अपने को हाइट लेके आने का। क्यों लेके आने का? क्यों लेके आने का? अभी बता, लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो हाइट पर डिपेंड करता है। तो कैसे ला रहा हूँ? लेट्स टॉक अबाउट दिस फोर्स। तो अभी मैंने बताया जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है? इस सिलेंडर के अंदर जो भरा हुआ पानी है उसके वेट की वजह से। यानी ये फोर्स और कोई फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स है? वेट फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट फोर्स? mg। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट फोर्स? mg। एंड ये m कौन है बेटा? मास। तो डेंसिटी क्या होती है बोल? डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा बोल? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसको इधर ले लेना। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा देख, F इजिकल्स टू m की जगह पर क्या आएगा बोल? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा निकालते बोल? किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते? उसके बॉटम का एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? V इजिकल्स टू A इंटू H। बॉटम के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ V की जगह पर क्या आ जाएगा बोल? AH रो G। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों रख रहे हैं सर? H आ गया ना, देख आ गया ना H।
रखो इसको उठा के, क्या बन जाएगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ की जगह पर क्या आएगा? ए एच रो जी डिवाइडेड बाय ए से ए क्या बचा? एच रो जी या फिर रो जी एच, खत्म। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, फिनिश। व्हाट इज दिस रो? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो डेंसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। व्हाट इज जी? बोलो जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी क्या है? कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल टू हटाते तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, तो यही तो बोल रहे हो ना जब से, लिक्विड कॉलम का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाइट। तो ये हाइट जितना ज़्यादा रहेगा प्रेशर उतना ज़्यादा। अच्छा, इस फॉर्मूले में कहीं भी ए आ रहा है क्या? ए एरिया आ रहा है क्या? यानी लिक्विड कॉलम का प्रेशर कंटेनर के एरिया पर डिपेंड। ये देख, आप सिर्फ ये इतना कंटेनर का हिस्सा लो, इतना लो, या ये पूरा ले लो, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर कितना लग रहा होगा? बोल सेम। जैसे मिसाल के तौर पर इतना बड़ा एक कंटेनर है, उसके इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका मुझे प्रेशर निकालना है। क्या करना है? बोल, प्रेशर निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर मैंने प्रेशर निकाल लिया। अब मैंने क्या किया मालूम? इस कंटेनर की जगह पे एक स्विमिंग पूल ले लिया, एक स्विमिंग पूल, और सेम इतनी हाइट पर फ्लूइड अंदर सेम भरा है, फ्लूइड सेम भरा होना चाहिए। जो कंटेनर में फ्लूइड है वही फ्लूइड किस में रहना चाहिए? स्विमिंग पूल में, क्योंकि अगर फ्लूइड अलग हो गया तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो फ्लूइड सेम होना चाहिए ताकि दोनों में डेंसिटी क्या रहे? बोल सेम। तो ये छोटा सा कंटेनर है, छोटा सा कंटेनर है, इस पॉइंट पर इतनी हाइट की वजह से प्रेशर लग रहा था, मैंने निकाल लिया। और एक स्विमिंग पूल जिसमें वही सेम फ्लूइड भरा हुआ है, सेम उतनी ही हाइट के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, वहाँ पे भी प्रेशर कैसा लग रहा होगा? सेम लग रहा होगा। तो ये बात याद रखो बेटा, प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन दी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, नॉट द शेप और साइज ऑफ द लिक्विड कॉलम। शेप या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं। अब ये चीज़ आपको सुन के ऐसा लग रहा है सर कैसे कंटेनर में कम प्रेशर लग रहा होगा, स्विमिंग पूल में ज़्यादा लग रहा होगा, वो बड़ा नहीं, कुछ नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, नथिंग एल्स, खाली हाइट। अगर लिक्विड सेम है, लिक्विड सेम है तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तब सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? बोल हाइट, और किसी चीज़ पर नहीं डिपेंड करेगा। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो ये डेरिवेशन आपको वहाँ पर दी हुई है, मिल गई बेटा। P इज इक्वल टू एच रो जी उसने निकाला, देख रहे बेटा, ठीक है ना। और नीचे नोट लिखा है, देख note that the pressure does not depend on the area of the imaginary cylinder used to derive the expression। प्रेशर एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है बेटा? बोल, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाइट पर। तो देख उसमें रिमेंबर दिस में भी दिया उसने, रिमेंबर दिस, प्रेशर एच रो जी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज, शेप भी और साइज ऑफ द कंटेनर, दोनों पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? बोल हाइट पर, ओनली ऑन हाइट, ना शेप ना साइज। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो, यही सेम फार्मूला फ्लूइड्स के लिए भी है, यही सेम लिक्विड्स के लिए भी, यही सेम फार्मूला गैसेस के लिए भी, क्योंकि दोनों कौन है? फ्लूइड है। लेट इट बी अ लिक्विड और अ गैस, दोनों ही कौन है बेटा? फ्लूइड। तो दोनों के लिए सेम फार्मूला अप्लाई होगा। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक फिनिश हो गया। अब वहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल दिए हुए, उसको फटाफट करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, एग्जाम्पल 2.1 क्या बोला? देखो एग्जाम्पल 2.1 में, अच्छा ये डेरिवेशन आ सकता है, भले से छोटा है लेकिन पूछ सकते हैं। डिराइव दी प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, तो आपको ये डेरिवेशन करना है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है ना। देखो 2.1 क्या दिया हुआ है? 2 डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2, दो अलग अलग लिक्विड है, दो अलग अलग लिक्विड है, एक की डेंसिटी क्या है? रो 1 और दूसरे की डेंसिटी क्या है? रो 2। दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों की अलग अलग डेंसिटी है। आगे देखेंगे, एक्सर्ट द सेम प्रेशर एट द कंटेनर एट अ सर्टेन पॉइंट, दोनों एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं? बोल सेम प्रेशर है। कौन से पॉइंट पर हमको नहीं मालूम, कौन से पॉइंट पर हमको नहीं मालूम। दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों की डेंसिटी भी अलग है, एक की डेंसिटी रो 1 है, एक की डेंसिटी रो 2 है, और दोनों एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं? बोल सेम पॉइंट। इस पॉइंट पर ये लिक्विड जितना प्रेशर लगा रहा है, इस पॉइंट पर ये लिक्विड उतना ही प्रेशर लगा रहा है, सेम। हाइट सेम है ऐसा बोला है क्या? नहीं, प्रेशर सेम लग रहा है। आगे देखिए बेटा क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम।
तो दोनों लिक्विड कॉलम के हाइट का क्या करना है अपने को, रेशियो। एकदम सिंपल है, रेशियो ऑफ द हाइट निकालना है, मतलब H1:H2 निकालना है ना बेटा। नाउ टेल मी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आप भी देखें, लिक्विड कॉलम के प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρ/G/H। तो पहले वाले लिक्विड के लिए क्या रहेगा, P1 = ρ1G/H1। इधर G1 मत लिख देना, G इज G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो फिक्स है 9.8। तो पहले वाले लिक्विड कॉलम का प्रेशर है P1 = ρ1G/H1, और दूसरे वाले लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या रहेगा बोल, ρ2G/H2। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेशर क्या है बेटा, सेम, ये गिवन है, पढ़ना उधर लिखा है, एग्जैक्ट सेम प्रेशर एट अ सर्टेन पॉइंट। दोनों लिक्विड प्रेशर कैसा लगा रहे, सेम। तो P1 की जगह उसकी वैल्यू रख दे, क्या है बोल, ρ1G/H1। P2 क्या बेटा, ρ2G/H2। ये H1 ऐसे रहने दे, ये H2 इधर ले ले, वहाँ क्या बचा बोल, ρ2G। ये ρ1G को वहाँ लेके जा, तो ρ1G, G से G, तो H1:H2 किसके बराबर आ रहा है बोल, ρ2:ρ1। ये आपका आंसर है। दोनों की डेंसिटी का रेशियो ले लो, उसको उल्टा कर दो, आपको हाइट का रेशियो मिल जाएगा। समझा सबको अच्छे से। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2.1, 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ज़्यादा नहीं। आगे देखिए बेटा एग्जाम्पल 2.2, वो भी 1 मार्क्स का सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या दिया हुआ देखो, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमर है स्विमिंग पूल के अंदर स्विम कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखो उधर क्या लिखा है, एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। लाइक इफ दिस इज़ अ स्विमिंग पूल, अगर ये स्विमिंग पूल है, ये वाटर का सरफेस है, तो इसके 6 मीटर नीचे स्विम कर रहा है वो। यहाँ पे कहीं वो स्विमर है, देख सकता है कितना नीचे बोल, 6 मीटर। देन व्हाट इज दिस, व्हाट इज गिवन, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। उस स्विमर के ऊपर जो लिक्विड है, उस लिक्विड कॉलम की हमको क्या दी हुई है बेटा, हाइट। तो हाइट कितनी दी हुई है बोल, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज 6 मीटर, और मीटर इज द SI यूनिट, नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग। आगे देखेंगे, सरफेस ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर। स्विमर के ऊपर लगने वाला प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है बोल, प्रेशर निकालना है, P। प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव, यानी उस स्विमर के ऊपर जो वाटर है, ये इतना पानी, इसके वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो निकालना है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी दिया रो, कितना दिया देख, 1000 kg/m³, 1000 kg/m³, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। कितना सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम कैसे जो प्रेशर रखता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, ρ/G/H। तो रो का वैल्यू है 1000, G का वैल्यू 9.8, H का वैल्यू 6, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 54 + 4 58, ठीक है ना। फिर ये 3 0, और फिर एक नंबर के बाद पॉइंट, कितना आ रहा है देख, 58800, 58800 पास्कल, या पास्कल की जगह और क्या लिख सकते हो, Nm/m²। या आपको कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को 3 नंबर पीछे ले लो, क्या बन जाएगा ये 58.8, और 3 नंबर पीछे लिए मतलब 10⁻+3, अब 10⁻+3 मतलब किलो, तो ये क्या बन गया, किलो पास्कल। तो आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हो या यहाँ पर लिख सकते हो, दोनों चले। समझे अच्छे से, इज़ इट वेरी मच क्लियर, सबको एकदम अच्छे से समझ में आया बेटा। अब जरा मेरी बात एक ध्यान से सुनो सब लोग। इसने बोला था कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू द लिक्विड अबव हिम, उसके ऊपर जो लिक्विड है उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर निकालो, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अगर मैं आपसे ये पूछूँ ना स्विमर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो निकालो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या पूछूँ मैं आपसे, स्विमर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो निकालो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, समझ है, थोड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ, इधर समझो, थोड़ा समझने लायक चीज़ है। अगर मैं आपसे पूछूँ इस स्विमर की बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सब वही तो निकाले, नहीं, हमने निकाला है इस स्विमर के ऊपर ये इतने लिक्विड की वजह से जितना प्रेशर लग रहा है वो निकाला है। तो सर दोनों तो सेम बात है ना, नहीं। ये लिक्विड पे दुनिया ख़त्म है क्या, ये स्विमिंग पूल पे दुनिया ख़त्म है क्या, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, तो वो प्रेशर नहीं लगाएगा क्या, यानी स्विमर के ऊपर 2 जन मिल करके प्रेशर लगा रहे हैं, ये इतना लिक्विड कॉलम और फिर ऊपर का एटमॉस्फेयर, दोनों मिलकर प्रेशर लगा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इस स्विमर की बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है, चुप हो जाऊँ, सिर्फ इतना बोल के, स्विमर की बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है, ख़त्म, चुप हो जाओ मैं,
तो क्या खाली ये इतना लिक्विड कॉलम प्रेशर लगा रहा है क्या? नहीं, तब हमको दोनों निकाल के ऐड करना पड़ेगा, दोनों निकाल के ऐड करना। और ऐसे प्रेशर को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, आगे पढ़ने वाले में क्या बोलते हैं बोल, एब्सोल्यूट प्रेशर। पर यहाँ पर उसने साफ साफ मेंशन किया है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव इट। उसके ऊपर जितना पानी है सिर्फ उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, तो सिर्फ पानी की वजह से प्रेशर निकाले मतलब लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर निकाले, तो उसका फॉर्मूला क्या है, H/ρ। खत्म, एकदम अच्छे से समझा बेटा। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक हो गया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देख, व्हाट इज़ द नेक्स्ट हेडिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, मैंने समझा दिया ना आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं। भाई हम लोग भी तो फ्लूइड के अंदर ही है ना, कौन से फ्लूइड के अंदर, एयर। तो ये भी हमारी बॉडी पे क्या कर रहा है बेटा, प्रेशर लगा। तो एयर की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा होता है वो उस पॉइंट का क्या होता है बोल, एटमॉस्फेरिक। पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी है। ज़मीन के ऊपर और 2000 फीट की हाइट के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम लग रहा होगा क्या, क्यों अलग लग रहा होगा, हाइट ऑफ द कॉलम अलग है ना। ज़मीन पर हाइट क्या है, ज़्यादा है, और 2000 फीट पर हाइट क्या हो गई, कम हो। तो आप ज़मीन से जितना ऊपर जाने लगते हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होता है। ये बायो में भी समझाया था, जब हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं तो बाहर जो हवा रहती है उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। क्यों रहता है समझा, आप जितनी ऊपर हाइट पर जाओगे एटमॉस्फेयर का लिक्विड एटमॉस्फेयर का कॉलम का हाइट क्या होता जा रहा है, कम होता है। समझ में अच्छे से। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एटमॉस्फेयर ऐसा इनफाइनेटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि लाइक ये तुम्हारी अर्थ है, दिस इज़ योर अर्थ, अब जहाँ तक कायनात जा रही है वहाँ तक एटमॉस्फेयर जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। एटमॉस्फेयर एक बाउंड्री तक एग्जिस्ट करता है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, उसके बाद भी होता है एटमॉस्फेयर लेकिन नेग्लिजिबल होता है। और फिर उसके बाद आउटर स्पेस आ जाता है, क्या आ जाता है बोल, आउटर स्पेस, खुला आउटर स्पेस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एटमॉस्फेयर एक पॉइंट तक एग्जिस्ट करता है। एक बार आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गए, आउटर स्पेस में चले गए, तो वहाँ पे आपको लाइट भी दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा। क्यों ऐसा, सूरज इधर है, दिस इज़ सन, यहाँ से लाइट आ रही है अर्थ पर, तो यहाँ तो मजबूत चमचम चमचम चमकता हुआ दिखता है, इधर अंधेरा क्यों है, बिकॉज ये हम लोग एटमॉस्फेयर में, किधर है बोल, एटमॉस्फेयर में बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस लाइट को डिस्पर्स करते हैं। क्या करते हैं बोल, डिस्पर्स। और उस डिस्पर्शन की वजह से आप लाइट को देख पाते हो, इतना उजाला होता है। पर यहाँ पे मीडियम है क्या, एटमॉस्फेयर है क्या, लाइट का डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, वैक्यूम है उधर, इसलिए आपको वहाँ पर लाइट दिखाई नहीं देती, फील नहीं होती, अंधेरा दिखेगा आपको बिल्कुल। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर हम लोग वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है क्या बोल, एक पॉइंट तक एग्जिस्ट करता है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं 8 किलोमीटर तक, कितना बोल, इसके बाद एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। कैसा होता है बोल, तो अगर कोई बंदा अर्थ के सरफेस पर प्रेशर निकाल रहा है तो हाइट कॉलम देख 8 किलोमीटर का रहेगा, कॉलम की हाइट कितनी रहेगी, 8 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई बंदा माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े होकर प्रेशर निकाल रहा है तो हाइट ऑफ द कॉलम क्या हो जाएगा, तो आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे हाइट ऑफ द कॉलम कम हो, और हाइट ऑफ द कॉलम कम हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर रहता है बोल, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर रहता है बोल, बोलना, सरफेस ऑफ द अर्थ। कहाँ पर, अब अर्थ का सरफेस भी एक ही जैसा नहीं हर जगह, कोई कोई जगह ऐसी है जो हाइट पर पड़ती है, कोई कोई जगह ऐसे है जो नीचे पड़ती है। तो हम लोग अर्थ का सरफेस किसको मान के चलते हैं सर, सी लेवल को, किसको बोल, रेफरेंस पॉइंट हम लोग सी लेवल को मान के चलते हैं। लाइक अगर आप कहीं पे रह रहे हो, ये वहाँ का समंदर है, अब यहाँ से ज़मीन शुरू हो रही, यहाँ से ज़मीन शुरू हो रही, अब कहीं पर नीचे है, कहीं पर ढलान है, कुछ लोग ऐसा ऊंचाई पर रहते हैं, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ना उनके लिए ये रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा, उनके लिए रेफरेंस पॉइंट कौन सा रहेगा बोल, ये रहे। रेफरेंस पॉइंट हमेशा किसको माना जाता है बोल, किसी भी जगह पर समंदर का जो लेवल होता है सी लेवल, उसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। आप जब गांव वगैरह जाते हो ना तो स्टेशन का बोर्ड रहता है ऐसा, देखिए वो पीला वाला, उसके ऊपर काले कलर से स्टेशन का नाम लिखा रहता है, 3 भाषा में, हिंदी इंग्लिश उर्दू, या हिंदी और इंग्लिश ऐसा है ना। तो उधर कभी आप देखना ऐसा लिखा रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल ऐसा लिखा रहता है, या हाइट फ्रॉम सी लेवल, मतलब ये जो शहर है इसकी जो ज़मीन है वो समंदर की तह से कितनी ऊपर है, वो हाइट लिखी रहती है, यहाँ पर मेंशन रहती है। कभी किसी स्टेशन पे रुके तो पढ़ना, लेकिन उसको पढ़ने के चक्कर में ट्रेन मत छोड़ देना है ना, फिर डिस्टेंस पता चल जाएगा आपको।
तो सुनो, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर होता है बोल? सी लेवल। फिर आप जितनी हाइट ऊपर बढ़ाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होने लगेगा? कम। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना सी लेवल पे, इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल। क्या बोलते बोल? और फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती है। और कहाँ तक वैल्यू को हम लोग एप्लीकेबल मानते हैं? 8 किलोमीटर। उसके बाद जो पॉइंट है उधर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। एक बात और, इस पूरे बाउंड्री में भी, ये 8 किलोमीटर के अंदर पे भी अगर कोई जगह पर ऐसा हो रहा है कि जहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो उस जगह को हम लोग वैक्यूम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बोल? देखो, वैक्यूम को बनाने के लिए हम लोग को आउटर स्पेस में जाना पड़ता है क्या? हम लोग ज़मीन पे भी क्या बना लेते हैं? वैक्यूम बना लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर देखिए क्या बनाता है, वो वैक्यूम बनाता है। हम लोग ज़मीन पे भी क्या बना सकते हैं बेटा? वैक्यूम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर आपने किसी भी जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर दिया? कम, तो अपने आप वहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा बोल? वैक्यूम। जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या है बोल? पानी है। अब मैं पानी पी गया, प्यास लगी थी मेरे को। अब क्या है इसके अंदर? अब क्या है इसके अंदर बोल? अब क्या है? बॉटल खाली है? नहीं, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। कौन? एयर। एयर नाम का फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर की एयर को निकाल लूँ, हवा को भी निकाल लूँ, तब इसके अंदर क्या जनरेट होगा बोल? वैक्यूम जनरेट होगा। इसके अंदर क्या जनरेट होगा? इसको एयर टाइट किया ऐसे, समझा? इसको ऐसा एयर टाइट किया और यहाँ पे सील लगा दिया ऐसा कि किसी भी हवा बाहर ना निकल पाए। तो यहाँ पे ऐसा छोटा सा सुराख किया, उसमें पाइप डाल के उसको भी सील किया, और फिर उसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया और पंप से इसके अंदर की पूरी हवा खींच लिया। तो इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा बोल? वैक्यूम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है बोल? कम है। लेकिन आप जैसे ही इसमें वैक्यूम बनाने की कोशिश करोगे, क्या होगा इसके साथ? तो पिचक जाएगी ऐसा। क्यों पिचकेगी? समझा? अंदर का प्रेशर कम हो रहा है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, पिचक जाएगी ऐसे। क्या बोल? हाँ, सही बोल रहे। समझ में आ रहा है बेटा सबको अच्छे से? सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो ज़मीन पे भी अगर किसी भी पॉइंट पे आपको वैक्यूम बनाना है, तो उसकी बस एक शर्त है, जिस पॉइंट पे आपको वैक्यूम बनाना है उस पॉइंट का प्रेशर सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होना चाहिए बोल? कम होना चाहिए। तो उधर क्या जनरेट हो जाएगा बोल? वैक्यूम। तो वैक्यूम पंप वगैरह इसी फिनोमिनन पर काम करते हैं। आपने वैक्यूम क्लीनर देखा है? उसको बस ज़मीन पर रख के आगे चलाते जाओ, वो पूरा कचरा खींच लेगा अंदर। ऐसा कैसा खींच लेगा? ऐसा कैसा खींच लेगा? उसके अंदर वैक्यूम है। उसके अंदर वैक्यूम मतलब प्रेशर क्या है? कम है ना? सराउंडिंग ज़ीरो मत बोलो। ज़मीन पर हम लोग वैक्यूम किसको बोलते हैं? ज़ीरो प्रेशर होना चाहिए क्या? अगर सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस पॉइंट का प्रेशर कम है, मतलब वहाँ पर वैक्यूम जनरेट हो चुका है। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होता है? अंदर वैक्यूम रहता है, मतलब अंदर का प्रेशर क्या है रे? कम। अब बाहर की हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ज़्यादा। बाहर प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर कम। हवा क्या करेगी? फ्लो करेगी। कहाँ से कहाँ? ज़्यादा से कम। तो बाहर की हवा अंदर आती है और अपने साथ धूल मिट्टी कचरा बिछड़ा सब लेके आती है। इस फिनोमिना पे वैक्यूम प्रेशर काम करता है, वैक्यूम पंप काम करता है। इसको हम लोग और भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। 3 इडियट में देखो, उसके ज़रिए डिलीवरी करता है वो। 3 इडियट पिक्चर देखो, लास्ट में वैक्यूम के थ्रू वो डिलीवरी भी करता है। और वो नॉर्मली भी होता है। वैक्यूम सक्शन पम्प्स आते हैं। अगर बच्चे का क्राउनिंग वगैरह नहीं हो रहा है, फंस गया है, तो वैक्यूम लगा के सर पे ऐसा खींच लेते, बोले हाँ जब बाहर है। तो देखो वैक्यूम बनाता है वो, देखिए आप लोग ऐसा प्रेशर नापता है, पता चला ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस आ गया, बच्चे का सारा ऐसा पिचक गया ऐसा। तो प्रेशर को ऐसा गॉज प्रेशर को नापता है वो, कितना प्रेशर उसका, वो गॉज के ज़रिए वो मीटर लगा करके, गोल वाला डायल लगा कर। समझ आ रहा है अच्छे से? तो वैक्यूम हम लोग अर्थ पर वैक्यूम हर उस पॉइंट को बोलेंगे जिसका प्रेशर सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जा रहा है? कम। तो ऐसा नहीं कि आपको वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस में, आउटर स्पेस में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें जो जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ है उसको अंडरलाइन करेंगे। हाँ, सब लोग टेक्स्ट बुक देखेंगे बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेडिंग मिली, क्या लिखा है देखो? अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अ फ्लूइड। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी एक फ्लूइड से बना हुआ है। क्या बोलते हैं उस फ्लूइड को? एयर, नेमली एयर। इट एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। हवा का भी कुछ ना कुछ वेट है, इसलिए वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक इसका डेफिनेशन हो गया बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
है कि नहीं। तो आपको चाहिए तो इतना पूरा लिखो या फिर आप इतना भी लिख सकते हो, एयर एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स, ऐसा भी लिख सकते हो बीच का इट हटा करके। एयर एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया बेटा, बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आगे पढ़ेंगे बेटा सब लोग। Thus at any point the atmospheric pressure is the weight of the column of air unit cross section starting from that point and extending to the top of the atmosphere। तो आप समझो इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हो, समझ, इस पॉइंट पर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा बोल, इसके ऊपर जो पूरा एयर का कॉलम है, कहाँ तक, जहाँ तक एटमॉस्फेयर खत्म नहीं हो रहा वहाँ तक, उस पूरे कॉलम की वजह से इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है। आगे देखिए बेटा, क्लियरली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज एट द सी लेवल। याद रखो, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सी लेवल, समंदर के लेवल पर, ठीक है ना। एंड डिक्रीजेज एज वी गो अबाउ दी सरफेस एज द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर अबाउ डिक्रीजेज। सरफेस से जितना ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बोल, कम होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द कॉलम क्या होती जाएगी बोल, कम होती है। तो ये अंडरलाइन कर लो, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किधर है, सी लेवल पर, और जितना ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होता जाएगा। आगे देखेंगे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसको बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पर, सरफेस पर जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एयर की डेंसिटी भी कम होती है, एंड बिकम नेग्लिजिबल बियॉन्ड अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर की हाइट तक जब आप पहुंच जाओगे तो उसके आगे ये एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। हाँ, और 8 किलोमीटर अच्छी खासी हाइट होती है, एक कम हाइट नहीं होती, अच्छी खासी हाइट होती है, ठीक है। आगे देखो, so that the height of the air column producing atmospheric pressure at the sea level can be taken to be 8 किलोमीटर। यानी सी लेवल के ऊपर जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप रहे होते हैं तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि ऊपर जो हवा है उसका हाइट कितना है, उस कॉलम का हाइट कितना है बोल, 8 किलोमीटर। कहाँ तक बोल, 8 किलोमीटर तक, रफली ऐसा मान के चला जाता है। आगे देखेंगे बेटा सब लोग, द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। अंडरलाइन कर लो उसको, the region where gas pressure is less than the atmospheric pressure is called vacuum। किसकी डेफिनेशन होगी बेटा ये, वैक्यूम। अर्थ के ऊपर हर वो रीजन जहाँ पर गैस का प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे बोल, वैक्यूम। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वहाँ पे वैक्यूम जनरेट हो चुके। समझा अच्छे से। आगे देखेंगे बेटा सब लोग, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम इज व्हेन नो मैटर दैट इज नो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। परफेक्ट वैक्यूम, एकदम परफेक्ट वैक्यूम, या उसको एब्सोल्यूट वैक्यूम भी बोलते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब एक आध मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल जीरो मैटर होना चाहिए जो आउटर स्पेस में होता है, जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आयन मैटर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यूजुअली वैक्यूम रिफर टू द कंडीशन व्हेन द गैस प्रेशर इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब हम लोग इन जनरल वैक्यूम बोल रहे होते हैं तो हमारी मुराद ये नहीं होती कि वहाँ पर ज़रा भी मीडियम नहीं, हमारी मुराद ये होती है कि भाई उस जगह पर जो गैस का प्रेशर है वो सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो इस पैराग्राफ में आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, हाइट ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, और वैक्यूम किसको बोलते हैं। समझा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या है बेटा, किसी भी पॉइंट पर उसके ऊपर जो एयर है वो प्रेशर लगा रही है, उस एयर की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका हाइट हम लोग कॉलम का हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितना मान के देते हैं, 8 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है, सी लेवल, सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट ज़्यादा हाइट पर जाओगे तो आपकी हाइट बढ़ रही है लेकिन कॉलम की हाइट क्या हो रही है, कम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होएगा, कम होगा। वैक्यूम किसको बोलते हैं, अर्थ पे कहीं भी एक ऐसा रीजन जहाँ पर गैस का प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैक्यूम बोलते हैं। एकदम अच्छे से समझा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। तो अब उसको समझते हैं लेकिन उससे पहले पूरा लिख के लो, राइट डाउन। प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, ये देख, यहाँ देख,
पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर बोलते किसको है। अभी वो जो स्विमिंग पूल वाली एग्जांपल ली थी ना, उसी को देख। समझ, एक फ्लूइड है, ये इसका सरफेस है, दिस इज अ फ्लूइड, ये इसका सरफेस है। अब मैंने सरफेस से h हाइट पर, कितनी हाइट पर, h, या आप इसको h डेप्थ भी बोल सकते हो, डेप्थ, गहराई में जा रहे हैं ना फ्लूइड के अंदर, तो आप इसको डेप्थ भी बोल सकते हो। तो मैंने h डेप्थ के ऊपर यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसिडर किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पर कितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर दो चीज़ों की वजह से प्रेशर एग्जिस्ट होगा। एक तो ये इतना जो लिक्विड कॉलम है, ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, और दूसरा बाहर से पूरा एटमॉस्फेयर, ये पूरा एटमॉस्फेयर एयर, ये यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है। अच्छा, एटमॉस्फेयर अंदर आके इस पर प्रेशर लगाएगा क्या? कहाँ लगाएगा बोल? सरफेस पे। तो सरफेस पर एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर, तो इस पॉइंट के ऊपर जब ये दोनों प्रेशर को सम करेंगे तो जो टोटल प्रेशर आएगा, क्या आएगा बोल? टोटल प्रेशर, वो इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोल? एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी और कुछ नहीं है, टोटल प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो अभी जो स्विमर वाले केस में हमने प्रेशर निकाले थे, क्या वो एब्सोल्यूट प्रेशर था? नहीं, क्योंकि वो टोटल प्रेशर नहीं था। तो देखो, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया आपको। ये देखिए कंटेनर, ये सरफेस ऑफ द लिक्विड, उससे कितने डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग? h डेप्थ में। आप समझो इस पॉइंट के ऊपर मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, जो कितने डेप्थ में है? h डेप्थ। तो किसको किसको ऐड करना पड़ेगा बोलो? इतने कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो, और सरफेस के ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक। तो देख मैंने क्या लिखा है, इट इज़ सम ऑफ, क्या बेटा ये सम, ऐड करें ना दोनों को, इट इज़ सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे एक्ट करने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, एंड, और दूसरा कौन सा प्रेशर है? दूसरा कौन सा प्रेशर है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ h, इस h डेप्थ के ऊपर जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से लगने वाला प्रेशर। और ये जो h डेप्थ है, वेयर एब्सोल्यूट प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, इसी डेप्थ पे हमको क्या करना है बोले? एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करना। इन शॉर्ट, जिस पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर को नापना होता है, उस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस h डेप्थ में जितना लिक्विड आ रहा है उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर। तो इन दोनों का समीशन क्या कहलाता है बोल? एब्सोल्यूट प्रेशर। एकदम अच्छे से समझा एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड हेडिंग क्या है देख? गॉज प्रेशर। सेकंड हेडिंग क्या है बोल? तो सर गॉज प्रेशर किसको बोलते हैं? इधर देख, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा, तो सिर्फ ये इतने की वजह से जो प्रेशर लग रहा है ना, इसी को गॉज प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते बोल? और वही तो अभी निकाले थे ना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, अभी निकाले थे। क्या फॉर्मूला था इसका बोल? बोल रो जी एच। तो अभी आप देखोगे गॉज प्रेशर का भी सेम ही फॉर्मूला आता है। तो अब हमको क्या करना है? डेरिवेशन करना है। एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है पहले, मतलब दोनों को ऐड करके जो प्रेशर आएगा, और फिर गॉज प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो डेरिवेशन सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। सर एब्सोल्यूट प्रेशर की डेफिनेशन लिखा है, गॉज प्रेशर की भी लिखा दो। गॉज प्रेशर की आपको दी हुई है, अभी अंडरलाइन करा दूँगा, इसकी नहीं दी हुई थी इसीलिए लिखा दिया। बोर्ड पर देखेंगे सब लोग, सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। तो समझो अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसे इस कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये इसका सरफेस है। ये क्या बेटा बोल? तो सरफेस के बाहर क्या रहेगा बोल? एयर, और अंदर रहेगा लिक्विड। अंदर क्या रहेगा बोल? लिक्विड। अब समझो इस कंटेनर के अंदर मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर को माना। किसको बेटा? ध्यान से देखा, एक इमेजिनरी सिलेंडर को माना जिसकी हाइट है h। कितनी हाइट है बोल? h। तो इस सिलेंडर के ऊपर या अंदर मिला जुलाकर हम लोग ऑल टोटल 3 फोर्सेस को कंसिडर कर सकते हैं। कितने फोर्सेस को? देख कौन कौन से। सबसे पहले ये वाले पॉइंट को देख, बता यहाँ पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा होगा? ये जो ऊपर का जो आपको वाटर दिख रहा है उसकी वजह से लग रहा है। थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूल जाओ। इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कहाँ से लग रहा होगा बोल? इसके ऊपर मौजूद वाटर की वजह से। तो समझ, इस फोर्स को मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस फोर्स को मैं बोल दे रहा हूँ F1। क्या बोल दे रहा बोल? F1। दूसरा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इसके नीचे जो पानी है वो फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या बोल देता बोल? F2। क्या बोल देता बोल? F2। और तीसरा, ये पूरे सिलेंडर के अंदर जितना पानी है उसका खुद का कुछ ना कुछ क्या रहेगा? वेट, जो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? mg।
तो इस सिलेंडर पे मैंने 3 पॉइंट कंसिडर किया, 1 2 3। इन तीनों पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहले वाले पॉइंट पे ऊपर के लिक्विड से F1, दूसरे वाले पॉइंट पे नीचे के लिक्विड से F2, और इस पॉइंट पे सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका वेट mg। तो इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट B और पॉइंट A की मैं डिस्टेंस मेजर्स कर रहा हूँ, डिस्टेंसेस को मेजर कर रहा हूँ फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट। तो समझ मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, इसको क्या मान लिया बेटा, रेफरेंस। सर मैं किसी और को मान सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी, जिसको रेफरेंस मानना है मान। हम लोग कंसिडर करके चल रहे ये रेफरेंस। तो अगर ये रेफरेंस है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ध्यान से देखना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों मुझे नापना है। तो ये वाला समझ मेरा पहला पॉइंट है, क्योंकि उधर F1 लिया ना मैंने। तो इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस मान के चल रहा हूँ x1, क्या मान के चल रहा हूँ बोल। और ये वाला मेरा दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं मान के चल रहा हूँ x2, कितना बोल, x2। अभी तक पिक्चर में कहीं भी प्रेशर को लाके हम लोग अब लेके आते हैं। तो देख, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर लग रहा है समझ P1, ये पॉइंट पे प्रेशर P1 है, और ये सॉरी P2 ना, F2 है ना इधर, ये पॉइंट पे प्रेशर P2 है और ये पॉइंट पे प्रेशर P1। तो ये दोनों पॉइंट का प्रेशर होगी, ठीक है। तो अभी तक जितना बना है उसको लिखते हैं, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। कंसीडर a liquid filled inside a container. Let an imaginary cylinder is present inside it as shown in फिगर, ठीक है ना। आप सब लोग ध्यान से देखना बेटा। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिलेंडर, ठीक है ना। नंबर 1, पहला कौन सा फोर्स है बोल, F1। F1 ड्यू टू F1 एट पॉइंट A एट डिस्टेंस x1, पॉइंट A के ऊपर कितने डिस्टेंस पे बोल, x1 डिस्टेंस पे, ड्यू टू बोलना, ड्यू टू वाटर अबव इट, सही है। दूसरा कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है बोल, F2 एट पॉइंट B एट डिस्टेंस x2 ड्यू टू वाटर बिलो इट। और तीसरा कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बोल, mg एट पॉइंट C विच इज वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड सिलेंडर, सही है। ये 3 फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताना है ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है या मोशन में। पूरा पानी रुका हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो ना, पूरा पानी रुका हुआ है, तो ये सिलेंडर भी क्या है बोल, रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम, रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में। तो जब भी कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है ना बेटा, उसके ऊपर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में जितना फोर्स लग रहा होता है, नेगेटिव साइड में भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ कम फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा बोल, ये इधर जाएगा। यहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, तो इधर जाएगा। यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के लगने वाला फोर्स और नेगेटिव साइड का लगने वाला फोर्स करना चाहिए इक्वल। सिमिलरली वाई साइड पे पॉजिटिव साइड से लगने वाला फोर्स और वाई साइड पे नेगेटिव साइड से लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स है क्या, नहीं। कैसा है फोर्स, वाई एक्सिस पे। कितने फोर्स है टोटल, 3 ना, F1 mg और F2, तीनों किस पे एक्ट कर रहे हैं बोल, वाई पे। अब कौन कौन वाई के पॉजिटिव पे, कौन कौन वाई के नेगेटिव पे। ऊपर की तरफ कौन जा रहा है देख, सिर्फ एक है F2, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और नीचे की तरफ कौन आ रहा है बोल, कौन आ रहा है बोल, F1 और mg, तो ये दोनों नेगेटिव एक्स। तो दोनों की वैल्यू कैसे होनी चाहिए बोल, सेम। आसान भाषा में बोलूँ तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स करना चाहिए इक्वल, वरना ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द सिलेंडर इज इन, बोलो इक्विलिब्रियम। सिलेंडर किस में बेटा, इक्विलिब्रियम। तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स कैसा होना चाहिए, सेम। ऊपर लगने वाला फोर्स कौन है, F2, ये बराबर होना चाहिए किसके, F1 प्लस
mg, इक्वेशन नंबर 1। अब इस F1 F2 और mg की वैल्यू निकाल। तो सब लोग ध्यान से देख, पहले F1 और F2। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बोल? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर बोल? फोर्स का फॉर्मूला क्या? P इंटू ए। तो F1 और F2 क्या रहेगा? देख F1 और F2 क्या रहेगा, ध्यान से देखना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इंटू एरिया। F1 को देख, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है? P1, और इस एरिया को मैं A मान लेता हूँ। एरिया को क्या मान लेता है बोल? A1, और A मान लेता हूँ। तो F1 कितना रहेगा बोल? P1 इंटू A। A1 मत बोलो, क्योंकि ये पॉइंट का एरिया और ये पॉइंट का एरिया दोनों क्या है? सेम। तो इधर भी A, नीचे भी A, ठीक है ना। तो F1 क्या है? P1 इंटू A। तो F2 क्या रहेगा बोल? उस पॉइंट का प्रेशर इंटू एरिया। एरिया दोनों जगह सेम है, तो ये F1 F2 हो गया। ये कौन हो गया बोल? F1 F2। अभी ये mg के ऊपर काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? टेल मी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे को बताना मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू, पर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है रे? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया A है और हाइट कितना है बोल? h। हाइट कितना है बेटा? h। अब अगर आप डायग्राम में नोटिस करोगे तो इस h की जगह पे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये इतना क्या है रे? x1। ये इतना क्या है? x2। तो x1 माइनस x2 करूँगा तो h आ जाएगा। तो h क्या है बोल? x1 माइनस x2। तो मास कितना हो गया? रो A x1 माइनस x2। पुट करते हैं तीनों को उसमें। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? देख, इक्वेशन 1 F2 की जगह पर क्या आएगा बोल? P2A इज इक्वल्स टू F1 की जगह पर क्या आएगा? P1A प्लस M की जगह पर क्या आएगा? रो A x1 माइनस x2 इंटू G। ये P2A को ऐसे रहने दे। इन दोनों में क्या कॉमन है? A कॉमन। क्या बच गया? P1 प्लस रो x1 माइनस x2 इंटू G। सही है। इधर भी A है, इधर भी A है, A से A कैंसिल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2 टेन? P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो G x1 माइनस x2। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर को निकालेंगे। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे बोल? एब्सोल्यूट प्रेशर। ये इक्वेशन हमने जानबूझ के निकाली है, मालूम। इस इक्वेशन की मदद से आप ना सिर्फ पानी के अंदर किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हो, बल्कि ऊपर भी कहीं भी निकाल सकते हो। इस इक्वेशन की मदद से दोनों निकाल के दिखाता हूँ। सब लोग ध्यान से देखेंगे, दोनों निकाल के दिखाता हूँ। पहले पानी के अंदर निकालते हैं। तो बेटा जब एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लेते हो तो दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। कौन सी दो चीज़ों का? लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर लिक्विड का प्रेशर। तो मुझे अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो इस सिलेंडर को कहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा बोल? सरफेस पर। कहाँ पर बोल? सरफेस पर। तो ध्यान से देखना, कंसीडर द सिलेंडर इज एट सरफेस ऑफ लिक्विड। तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, फिर ध्यान से देख। ये डायग्राम कैसा बनेगा देख। सर ये कंटेनर, ये लिक्विड का सरफेस, ये क्या है बोल? लिक्विड का सरफेस। सिलेंडर कहाँ पे आएगा देख? दिस इज ए सिलेंडर। ये क्या है बोल? सिलेंडर। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, ठीक है। अब फिर से रेफरेंस किसको मानना पड़ेगा? या तो इसको रेफरेंस मान लो या तो इसको रेफरेंस मान लो, दोनों को मान सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में इसको माना है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको मान लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला आपका कौन सा पॉइंट है देख? x1। ये वाला कौन सा पॉइंट है अपना? x1, ठीक है। ये वाला कौन सा पॉइंट है बोल? x2, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा P1 रहेगा, यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा P2 रहेगा। तो यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2। और सिलेंडर की हाइट कितनी है रे? h। सिलेंडर की हाइट कितनी है बोल? h। तो अब इस डायग्राम में ज़रा ध्यान से देखना, P1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बोल? इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है ना रे, ठीक है। तो P1 किसके बराबर रहेगा बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सरफेस, और इसको मैं बोलता हूँ P0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया बोल? P0। व्हाट विल बी P2 देन? बताओ P2 क्या रहेगा? इस पॉइंट का प्रेशर कौन सा रहेगा? इस पॉइंट का प्रेशर कौन सा रहेगा? लिक्विड का प्रेशर प्लस
एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो P2 पे जो प्रेशर रहेगा वो टोटल प्रेशर रहेगा ना, टोटल प्रेशर एट डेप्थ H, टोटल प्रेशर एट डेप्थ H, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर बोल, तो इसको समझो मैं P से दिखा रहा हूँ, किससे दिखा रहा हूँ बेटा, P से। तो P1 की जगह P0 आ जाएगा, P2 की जगह पर क्या आ जाएगा बोल, P। नाउ व्हाट विल दिस इक्वेशन बिकम, जल्दी बता फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देख। P2 की जगह पर कौन आएगा बोल, P इज इक्वल्स टू P1 की जगह पर क्या आएगा बेटा बोल, P0 प्लस रो G x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 किसके बराबर है, H के। तो P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो G, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ये किसका फॉर्मूला है बोल, किसका फॉर्मूला बेटा, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। देख जरा किसका किसका सम है, ध्यान देख किसका किसका सम है। पहला कौन है इसमें, P0, कौन है P0, व्हाट इज P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन दी सरफेस। दूसरा कौन है इसमें, रोजी एच, व्हाट इज दिस रोजी एच, रोजी एच अब भी निकाले थे, कौन होता है रोजी एच, लिक्विड कॉलम का प्रेशर। देख इधर क्या लिखा है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ H डेप्थ के जितने लिक्विड के कॉलम के वजह से लगने वाला प्रेशर, और इन दोनों को ऐड किया तो मेरे को कौन सा प्रेशर आ गया बोल, टोटल प्रेशर, जो कि कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहीं से आप गॉज प्रेशर निकाल सकते हो, यहीं से आप गॉज प्रेशर निकाल सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था गॉज प्रेशर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूल जाओ, सिर्फ इतने लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉज प्रेशर। इसमें कौन है वो, रोजी एच ना, तो उसको एक साइड अकेला रख, उसको एक साइड अकेला रख, रोजी एच। यहाँ पर पहले से कौन था, P, ये P0 इधर आएगा तो माइनस, दिस इज योर गॉज प्रेशर। तो यहाँ से आपको गॉज प्रेशर का डेफिनेशन मिलेगा। बीच में कौन है रे, माइनस मतलब डिफरेंस। ये कौन है, P कौन है, व्हाट इज दिस P, एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड व्हाट इज दिस P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गॉज प्रेशर का डेफिनेशन बन गया, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर का डेफिनेशन मिल गया बेटा, अंडरलाइन करो। पेज नंबर 29 पर आओ, पेज नंबर 29 दिखा, सॉरी 29 नहीं 30 पर आओ, 30 की पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन, द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर। मिल गया बेटा, तो ये आपकी गॉज प्रेशर की डेफिनेशन होगी, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर P एंड बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। ठीक है ना, तो यही हेडिंग थी ना अपनी, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर की, ये डेफिनेशन एब्सोल्यूट प्रेशर की, ये उसका डेरिवेशन, सॉरी फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। ध्यान दे, एब्सोल्यूट प्रेशर का डेफिनेशन, फॉर्मूला, डेरिवेशन, सही है। गॉज प्रेशर का डेफिनेशन और फॉर्मूला समझा अच्छे से। अब मैंने आपको बोला था ये इक्वेशन हमने जानबूझकर निकाला है ताकि हम लोग ना सिर्फ इस पॉइंट का प्रेशर निकाल सके, अगर ऊपर हवा में निकालना हो तो वहाँ का भी निकाल सके, तब वो अलग करते हैं। तो नेक्स्ट देखना, इफ़ द सिलेंडर इज प्रेजेंट आउटसाइड द लिक्विड, अगर सिलेंडर लिक्विड के बाहर प्रेजेंट, तो ज़रा ध्यान से देखना, ये सिलेंडर, ये लिक्विड, ध्यान दे बेटा, ये लिक्विड, ये उसका सरफेस। आप समझ, मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर ये पॉइंट पर निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर एट दिस पॉइंट, जो कि सरफेस से डी डेप्थ पर है। कितने डेप्थ पर है बोल, डी ऊपर है, डी। तो इस पॉइंट पर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा बोल, क्या करूँगा बोल, यहाँ पर सिलेंडर कंसीडर करूँगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर। अब इसमें कोई तो एक पॉइंट x1 रहेगा, कोई तो एक पॉइंट x2 रहेगा। तो लेट्स से दिस इज x1, ये क्या है बोल, x1, और ये x2, यहाँ तक की हाइट क्या है बेटा, x2। अब रेफरेंस मानना पड़ेगा ना बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस हमारे सरफेस को मान लेते हैं।
चलेगा ना? आपको इसको मानना है मानो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको रेफरेंस मानो बोलो इसको करना है, एक काम करो इसी को मानो, ताकि आपको हर केस में रेफरेंस सेम मिले। ये समझ रेफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है आपका x1 और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है आपका x2। सही, यहाँ तक ठीक बेटा? तो अगर ये x1 है तो यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा? बोल यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा? P1। और ये x2 है तो यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा? बोल P2। नाउ व्हाट विल बी P1? टेल मी, P1 क्या रहेगा? बोल P1 क्या रहेगा? जल्दी बोलना, P1 क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 कौन रहेगा बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक मिनट, हम लोग को 1 इसको मानना पड़ेगा, सॉरी। देखना 1 ऊपर वाले पॉइंट को माने थे ना, तो ऊपर वाले पॉइंट को 1 और नीचे वाले पॉइंट को 2। सही है? तो इधर देख P2, व्हाट इज P2 ओवर हियर? इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द लेवल ऑफ द सरफेस, जिसको हमने क्या बोले थे? P0। तो ये सेम चीज़ उधर लिख रहा हो, देख, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सरफेस, किससे दिखाए थे उसको? P0। व्हाट इज P1 ईयर? P1 कौन है? बोल, वही तो है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट डी डेप्थ अबव दी सरफेस से डी डेप्थ लिए, लेकिन अंदर की तरफ नहीं लिखा लिए, अबव लिए। तो उस पॉइंट के प्रेशर को हम लोग P1 बोल रहे हैं, जिसको मैं किससे दिखा दे रहा हूँ? बोल, P से। और रिटर्न यूज दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? बोल, क्या फॉर्मूला था? P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज P2? P2 कौन है? बोल, P2 कौन है? P0। P1 कौन है? बोल, P प्लस रो जी, बेटा x1 माइनस x2 किसके बराबर रहेगा? D के। इसमें से निकालना क्या था? ये निकालना था ना, तो उसको अकेला कर। P इज इक्वल टू, बोल, क्या आएगा? P0। ये प्लस में है ना, यहाँ आएगा तो माइनस रो जी। यानी फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर लिक्विड के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर को ऐड करोगे, और लिक्विड के बाहर निकाल रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर को माइनस करो। बस इतना फ़र्क। व्हाट इज दिस P0? ये P0 कौन है? बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो जी एच गॉज प्रेशर। अंदर जा रहे हो तो गॉज प्रेशर, बाहर जा रहे हो तो गॉज प्रेशर, लेकिन वो डी डेप्थ ले लेंगे। अंदर हाइट ले रहे, ऊपर डेप्थ ले रहे। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? तो ये जो है आपको एब्सोल्यूट प्रेशर देगा पानी के अंदर, और ये जो है आपको एब्सोल्यूट प्रेशर देगा पानी के बाहर, ऊपर। और माइनस करना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर अंदर जा रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला करके लिक्विड कॉलम का प्रेशर मिला करके हाइट ऑफ द कॉलम ज़्यादा है, पर ऊपर जा रहे हो तो हाइट क्या हो गया? बोल, कम हो गई। तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझा अच्छे से? ये पूरा डेरिवेशन आपको वहाँ पर दिया हुआ है। देखो, यू हैव बीन गिवन दिस इंटायर डेरिवेशन। पेज नंबर 30 पे लाके उसने देख खत्म किया। P इज इक्वल टू P0 माइनस डी रो जी मिला। लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ पर जो रो रहेगा, रो, ये डेंसिटी किसकी रहेगी? बोल, लिक्विड की रहेगी। क्या किसकी डेंसिटी रहेगी? अब कॉलम हमारा एयर है ना, कॉलम कौन है बेटा? एयर। तो डेंसिटी किसकी रहने वाली बेटा? बोल, एयर की रहने वाली। तो उसने जानबूझ के यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ये रो को ऐसी रहने दो, तो रो ऑफ एयर लेना हमको। डेंसिटी किसकी लेना बेटा? एयर की। यहाँ पर जो डेंसिटी रहेगी वो लिक्विड की रहेगी, यहाँ पर जो डेंसिटी रहेगी वो एयर, क्योंकि इधर जो लिक्विड कॉलम है वो पानी के अंदर बन रहा है, तो डेंसिटी भी पानी की लेंगे। इधर जो लिक्विड कॉलम है वो हवा में बन रहा है, तो डेंसिटी भी हवा की लेंगे। समझा अच्छे से? ये पूरा डेरिवेशन वहाँ पर खत्म। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? देख, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? पैराडॉक्स किसको बोलते रे? हाँ, क्या गाना गाते हैं पैराडॉक्स? अच्छा, आसान भाषा में बोले तो छलावा, आंखों का धोखा। कोई चीज़ जो अपने को ऐसी लगेगी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसी हो नहीं रही है, कुछ अलग सा हो रहा है ना, धोखा हो रहा है अपने साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, पैराडॉक्स। नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? इसको थोड़ा समझ के लेते हैं, बोर्ड पर देख समझ। मैंने एक कंटेनर लिया, एकदम स्पेशल टाइप का कंटेनर लिया है। इसमें अलग अलग शेप के कंटेनर है। देख, पहले इसमें एक शेप है ऐसा, फिर इसमें एक शेप है ऐसा,
ठीक है। फिर इसके अंदर एक शेप ऐसा है, और फिर लास्ट में वापस से एक शेप ऐसा, ठीक है। ये वाले को थोड़ा चेंज कर देते हो आप। तो ऐसे अलग अलग शेप है इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फ्लूइड को भरना शुरू करो। इसको भरना शुरू कर रहा हूँ, बोल फ्लूइड को। तो मैंने यहाँ से फ्लूइड भरना शुरू किया। आपको क्या लगता है जब ये फ्लूइड भरेगा तो जब जहाँ भी आप एंड में रुकोगे तो चारों के अंदर फ्लूइड का लेवल सेम रहेगा या अलग? सेम रहेगा या अलग? अगर देखा जाए तो अलग होना चाहिए, पर रहेगा सेम। आप लोग सेम बोल रहे हो डायग्राम को देख के ठीक है ना। अलग क्यों होना चाहिए उसको समझो रे, इधर ध्यान से देख। अलग क्यों होना चाहिए उसको समझते थोड़ा। वैसे तो सेम ही लेवल रहेगा सबका, देख सब सेम लेवल पे रुकेगा, लेकिन अलग क्यों होना चाहिए उसको समझो। ये कंटेनर ए को देख, दिस इज योर कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, कंटेनर डी। और इस पॉइंट को नोटिस कर, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, ये पॉइंट को नाम देता हूँ बी, ये पॉइंट को नाम देता हूँ सी, ये पॉइंट को नाम देता हूँ डी। क्या ए बी सी और डी के ऊपर सेम पानी आ रहा है? बोल, ए के ऊपर इतना पानी आ रहा है, बी के ऊपर इतना, सी के ऊपर इतना, डी के ऊपर इतना। इक्वल लग रहा है क्या पानी आपको? सबसे ज़्यादा पानी किसके ऊपर है? सी के ऊपर, और सबसे कम इसके ऊपर। चल 4 की जगह 2 को कंपेयर करते हैं, सी और बी को कंपेयर करो। सी के ऊपर और बी के ऊपर किस में पानी ज़्यादा है? सी में पॉइंट सी के ऊपर पानी ज़्यादा है और डी में पानी कैसा है बेटा? कम। तो हाँ, की ईमानदारी से देखा जाए तो यहाँ पर प्रेशर कैसा लगना चाहिए? ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर पानी ज़्यादा है। तो प्रेशर कैसे लगना चाहिए? नोटिस करना, ऐसा कंटेनर है उसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ है, ऐसा कंटेनर है तो उसमें पानी कम भरा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो प्रेशर कैसा लगना चाहिए? ज़्यादा। सी के ऊपर नीचे प्रेशर ज़्यादा लगना चाहिए, और बी के ऊपर कैसा प्रेशर लगना चाहिए? अब नोटिस कर, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे कम प्रेशर लग रहा है। पानी रुकेगा क्या? फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ? ज़्यादा से कम। तो यहाँ का पानी यहाँ पर जाने लगेगा, तो इसका लेवल ऊपर जाना चाहिए और इसका लेवल नीचे आना चाहिए टू इक्वलाइज द प्रेशर। तो फिज़िक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ पर दोनों का लेवल सेम होना चाहिए था क्या? नहीं। लेकिन आप नोटिस करोगे कि दोनों का लेवल क्या रहेगा? सेम। मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है? इक्वल है। अब ऐसे कैसे इक्वल है? ऐसे कैसे इक्वल? इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, ऐसे कैसे इक्वल है? तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अभी जब हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम पढ़े थे तो उसमें हमने क्या बोले थे कि नीचे किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है, शेप पर, साइज़ पर, एरिया पर डिपेंड नहीं। तो देख, इसका शेप और इसका शेप क्या है? अलग है। तो डिपेंड करेगा क्या इस पर प्रेशर? हाइट सेम है ना, तो प्रेशर भी क्या रहेगा बेटा? बोल, सेम रहेगा। तो इसका आंसर अपने पास ऑलरेडी है, लेकिन इसको थोड़ा फोर्स की मदद से समझते हैं। सर हजम नहीं हो रहा है, इसमें इतना सारा पानी है, इसमें इतना सारा पानी है, और ये बाजू वाला देखो डी वाला, ये इतना पतला सा बेचारा, उसमें कम पानी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? हजम नहीं हो रहा है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लगेगा। ज़्यादा पानी तो ज़्यादा ही प्रेशर लगेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए तो मैं इसको पैराडॉक्स बोल रहा हूँ। मैं क्या, हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग लगता है, अपने को छल जैसा लगता है, धोखे जैसा लगता है। इतना सारा पानी और इतना सा पानी इक्वल प्रेशर कैसे लगाएगा? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। बेटा ये साइड की वॉल को देख, ये साइड की वॉल को देख, इसके ऊपर पानी यहाँ से प्रेशर लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है? पानी यहाँ से क्या कर रहा है? बोल, फोर्स। तो जब किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लगता है तो उसके जवाब में सरफेस भी क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। याद है नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को कैसा लगता है? 90 डिग्री। तो ये पूरा सरफेस इस पानी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। कैसे डायरेक्शन में लगाएगा? बोल, ऐसा 90 डिग्री का। कैसे? बोल, 90 डिग्री। सिमिलरली ये पूरा सरफेस भी पानी के ऊपर क्या लगाएगा? बोल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ऐसा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सही है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? तो एक पार्ट इसका ऐसा आएगा वर्टिकल, सही, और एक पार्ट कैसा आएगा? देख, हॉरिजॉन्टल। सही है। अब जितना थिक ये लिक्विड कॉलम है ना, सेम इतना ही थिक यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम को इमेजिन करो। कर लिए? कर लिए। अब नोटिस करना, इसमें और इसमें जो पानी भरा हुआ है वो एक्स्ट्रा पानी, इसमें और इसमें जो पानी भरा हुआ है वो क्या बेटा? एक्स्ट्रा पानी। इस पूरे पानी का जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है वो ये है,
इस पूरे पानी का जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है वो ये है। 2 पार्ट में रिजॉल्व किया, इन दोनों हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन नोटिस कर कैसा है, बोल कैसा है, सेम है क्या, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। ये वर्टिकल वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसा है रे, अपवर्ड, कैसा है बोल, अपवर्ड। और ये जो इतना पानी है, ये जो इतना पानी है इसका वेट कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। ये जो इतना पानी है इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। तो ये इतने पानी का डाउनवर्ड फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन के अपवर्ड फोर्स से क्या हो जा रहा है बोल, कैंसिल। और सेम ये इतने पानी का डाउनवर्ड फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन के अपवर्ड फोर्स से क्या हो जा रहा है बोल, कैंसिल। तो फिर कितना पानी है जो नीचे फोर्स लगा रहा है, कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो ये पानी और ये पानी कैसा है, इक्वल। तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर कैसा लगेगा, सेम लगेगा। अब बताओ क्या ये पैराडॉक्स है, नहीं, उसके पीछे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इट इज़ नॉट अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स है क्या बोलिए, नहीं, पैराडॉक्स का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ये पैराडॉक्स है क्या बोल, नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस पॉइंट पर प्रेशर सेम लग रहा है, क्यों लग रहा है समझा, क्योंकि ये इतने कंटेनर, ये सेम इतने थिकनेस का एक कंटेनर अंदर इमेजिन करो, इस साइड का बचा हुआ पानी, इस साइड का बचा हुआ पानी, उसका नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इन दोनों ऐसा इंक्लाइंड कॉलम के अंदर भरे हुए पानी के वेट फोर्स को क्या करेगा बोल, इक्वलाइज करे। तो असल में सी पॉइंट के ऊपर ये पूरा पानी फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ इतने कॉलम के अंदर जो पानी है वही फोर्स लगा है, जो यहाँ पे भी लग रहा है, सेम इसमें भी और सेम इसमें भी। इसीलिए बी, सी, डी और ए चारों पॉइंट के ऊपर प्रेशर कैसा लग रहा होगा बोल, सेम। ए, बी, सी और डी सारे पॉइंट के ऊपर प्रेशर कैसा लग रहा है बेटा, सेम लग रहा है, समझा। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर दिया। देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मिला, ये ऐसा डायग्राम कुछ मिलता जुलता वहाँ पर बना है, ठीक है। और फिर उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। उसकी लास्ट लाइन पर देख क्या लिखा है, दस इट इज़ नो लॉन्गर अ पैराडॉक्स, और फिर एक एक्सप्लेनेटरी मार्क्स है। ये लगता तो ऐसा है कि ये पैराडॉक्स है, पर असल में ये पैराडॉक्स है क्या बोल, क्योंकि उसका हमारे पास प्रॉपर क्या है बेटा, एक्सप्लेनेशन, समझा। यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, देख नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, पास्कल्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट। चलो लिखेंगे फटाफट इसे, प्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पास्कल्स लॉ।